इंडिया में इन्वायरमेंट को लेके क्या क्या चैलेंजेस है अभी के लिए? फ्लड भी बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टिव है और फ्लड से हर साल लगभग 5,000 से 10,000 के बीच लोगों की मृत्यु होती है। और इस चीज को हमें समझना चाहिए। हम हमेशा वी आर प्लेइंग सेंटिमेंट विद द पीपल, हम उसके सेंटिमेंट से खेलते हैं। लेकिन नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जो भी अभी 11 सालों में काम हुआ है, तो क्या हुआ है और क्या लगता है कब तक साफ हो जाएगी? आजकल नमामि गंगे के बारे में ना तो एजेंसीज बात करना चाहती है, ना गवर्नमेंट बात करना चाहती है। नेचुरल डिजास्टर जब होता है तो तब आम सिटीजन के पास में कौन कौन से राइट्स होते हैं? किसी को ये ना मिले, राइट्स ना मिले, तो कंप्लेन कहाँ कर सकता है? डिजास्टर रिलीफ सेंटर है हर डिस्ट्रिक्ट में और हर स्टेट लेवल पे है। कोई घूमने जाता है और उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसके जो रिलेटिव्स हैं वो कैसे पता करेंगे उसके बारे में? ये जो वेदर पैटर्न है दिल्ली का, कभी ठीक होगा? कोई उम्मीद है? दिल्ली के नदी को नाला बनाकर उसे वृंदावन में पंचामृत समर्पित किया है। वनतारा को लेके क्या व्यू है आपका? क्योंकि अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे तो लोग तो वही गलत सोचेंगे। अगर आप गलत नहीं तो चीज़ों को ओपन कीजिए। रॉ एंड रील के 3rd एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है निशान जी। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर ये आज हम वैसे तो इन्वायरमेंट की बात करेंगे, हम क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, हम बात करेंगे कि कैसे देश और दुनिया बदल रही है। शुरुआत सर ये करेंगे जान करके कि आखिर इन्वायरमेंट जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब एग्जैक्टली क्या है, किन किन चीज़ों से इन्वायरमेंट बनता है और उनका आपस में क्या रिलेशन है और वो किस तरीके से हमारी डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करता है, उसके बारे में सर आप एक बारी डिफाइन। देखिए, आपने चीज़ों को बहुत बेसिक तरीके से रखा और जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट, पर्यावरण, हमें बचपन की पाठशाला से लेकर आज तक की जो शिक्षा पद्धति है उसमें बार बार बताया जाता है कि आखिर इन्वायरमेंट क्या है। और टाइम लाइन के साथ इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट और कंसर्न बदलता जाता है। शायद इससे आप भी वाकिफ़ हैं, मगर जो मैं साइंटिफिक और जो बेसिक जो एलिमेंट्स हैं, खास करके कि पर्यावरण आखिर किसे कहते हैं, तो हमारे बीच इस ब्रह्मांड में जैविक अजैविक घटक दोनों के समावेश से जो चीज़ें बनती है और जिसके बीच हम रहते हैं वही पर्यावरण है। इसके बीच सजीव वस्तु भी हैं, इसके बीच निर्जीव वस्तु भी हैं और दोनों के तालमेल से, दोनों के समन्वय से जो गतिविधि दुनिया में चलते हैं, जिसे हम देख पाते हैं और जिसे हम नहीं भी देख पाते हैं, वो सारी चीज़ों का मिश्रण ही पर्यावरण है। इसे आम भाषा के तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि जो जिस परिमंडल में हम रहते हैं, इसके बीच जलमंडल है, वायुमंडल है, तमाम जो गतिविधि है, इन सारी जो चीज़ों के बीच जहाँ पे आप सोचते हैं, समझते हैं, जीवन शैली को आगे बढ़ाते हैं, ये सारा चीज़ पर। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? जैसे हम बेसिक एलिमेंट्स तो हम सभी लोग जानते हैं कि मृदा है, जल है, वायु है। तो बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो जल हैं, तो आप 5 तंत्र तो जानते हैं जी। तो ये बेसिक एलिमेंट्स है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बेसिक एलिमेंट्स को इसलिए इंटरप्रेट किया गया कि ये हर जो जीव जंतु हैं उससे जुड़ा हुआ है जी। कोई भी जीव है तो उसे जल की ज़रूरत है, वायु की ज़रूरत है, मिट्टी का ज़रूरत है, उसको खाने के लिए खनिज की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये 5 एलिमेंट्स को जो है आपके बीच रखा गया। मगर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अजैविक जैविक घटक इतने सारे हैं कि हम नहीं जान सकते। हम डे टू डे खोज करते हैं, समझते हैं, फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। तो पर्यावरण को पूर्ण रूप से समझना इतना भी आसान नहीं है। सरल रूप से हम इसी भाषा में समझ सकते हैं। और ये क्लाइमेट और वेदर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? हाँ, ये दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से समझना चाहिए कि व्हाट इज़ वेदर एंड व्हाट इज़ क्लाइमेट। देखिए, वेदर और क्लाइमेट में जो डिफरेंसेस है ये टाइम लाइन का डिफरेंसेस है। वेदर क्या है कि एक टाइम लाइन होता है। वेदर आपको एक टाइम स्मॉल टाइम लाइन का जोन जो है वो वेदर है। जैसे आप देखते हैं दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में कभी बरसात होती है, कभी गर्मी होती है, कभी ठंडा, आप देखते हैं जी। ये जो है वो वेदर है। और क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट एक मतलब लॉन्ग टाइम प्रोस्पेक्टिव है। और जैसे हम क्लाइमेट चेंज की भी बात करते हैं तो क्या है कि क्लाइमेट एक
30 साल 20 साल मिनिमम, अगर साइंटिफिक तरीके से माने तो 30 ईयर्स के बीच अगर किसी तरह का बदलाव आता है उसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और उस प्रोस्पेक्टिव में हम लर्न कर रहे हैं, और आगे चल के जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो हर साल अलग अलग तरीके से आ रहा है। मगर वेदर और क्लाइमेट के बीच जो डिफरेंसेस है वो टाइम लाइन का डिफरेंसेस है, एक शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म है। ओके, गॉट इट। और अभी एक ग्रीन हाउस इफेक्ट करके भी एक टर्म है, हाँ, वो एग्जैक्टली क्या होता है? हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये है कि हम जो सूरज की रोशनी पृथ्वी पे जो आती है उस रोशनी के साथ बहुत सारे जो ऐसे हैं गैसेस जो हार्मफुल हैं, जैसे O3 को आप जान रहे हैं जी। तो ऐसे बहुत सारे गैसेस हैं जो हार्मफुल है, उस गैसेस को स्टेबल करती है। इसलिए ग्रीन हाउस का सबसे जो बड़ा इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि पृथ्वी पे आने से पहले उसको रोक के रखे, उस परत को बना के रखे, इसलिए उसकी ग्रीन हाउस इमिशंस इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसके क्या कुछ फायदे होते हैं, सिर्फ नुकसान? हाँ, देखिए, नुकसान 2-3 चीज़ें हैं, आप कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। जैसे कि हम ग्रीन हाउस में देखते हैं कि जैसे मानव अपनी गतिविधि को आगे बढ़ा रहा है, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा व्हीकल्स को यूज कर रहे हैं, बहुत सारे कार्बन्स को हम उत्सर्जित कर रहे हैं, और बहुत तरह की जो चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है हमारा ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, और वो ज़रूरी भी नेसेसरी भी है आपकी कहीं कहीं, या मेडिसिनल चीज़ें जो हैं उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए हमें ग्रीन हाउस को भी कंट्रोल करना, बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। उसका पैरामीटर्स हैं कि अभी जैसे आपने आगे चल के आपसे हम बात करेंगे, पेरिस की बात आप कर रहे थे, COP20 और पेरिस की बात जब आप कर रहे थे उसमें यही रखा गया है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम टेम्परेचर को कायम रखे और कोशिश करे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो वही चीज़ है इसी, क्योंकि ये बैलेंस है। अगर हम इस बैलेंस को खो देंगे तो फिर पृथ्वी और चांद का डिफरेंसेस क्या रहेगा? जहां मानव जीव जंतु सही तरीके से जी सकते हैं, उस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इसकी ज़रूरत है। ओके ओके। ये क्लाइमेट चेंज, अब हम उस पर आते हैं, तो एग्जैक्टली जो क्लाइमेट चेंज है वो क्या है, पहला क्वेश्चन। फॉलोअप ये है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बीच का क्या डिफरेंस है, या दोनों आपस में रिलेटेड हैं किस तरीके से, और मेजर रीजंस क्या क्या है क्लाइमेट चेंज के पीछे? ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, देखिए क्लाइमेट चेंज एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव है और ग्लोबल वार्मिंग उसका एक हिस्सा है। ओके। और ये बहुत सरल भाषा है। ओके। क्लाइमेट चेंज, मैंने अभी आपसे बात किया कि एक लंबे दशक के बाद जो हमारा रहन सहन की प्रक्रिया, जिसको हम लाइफ स्टाइल बोल सकते हैं, जो एक नेचर की जो अपनी प्रक्रिया है जी, मानव की प्रक्रिया अलग बात है। जब नेचर अपनी प्रक्रिया को खोता है और उसकी विघटन होने की परिस्थिति कायम होती है, उसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। उसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। कि आखिर अभी आप देखेंगे कि 90 के दशक और 2025 में जो एक रडार पे चेंज देख रहे हैं, ये चेंज क्लाइमेट चेंज है। ओके। आज के 30 साल पहले वनों में आग बहुत कम लगते थे, आज आग जल रहे हैं और लगातार कई महीने तक आग लगी हुई है जंगल में, इसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ओके। तो ये क्लाइमेट चेंज है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? वो एक ग्लोबल वार्मिंग उसका एक हिस्सा है जो कि आपको ग्लेशियर को पिघलने से टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और इसी पे मैंने बात किया, क्योंकि पर्यावरण में आप किसी भी पहलू को लेकर बात करते हैं तो सारी चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ओके। अगर आप कहेंगे कि वाटर पॉल्यूटेड है तो वाटर पॉल्यूशंस हैं तो उससे एग्रीकल्चर होंगे तो सॉइल भी पॉल्यूटेड होगी, सॉइल पॉल्यूटेड होगी और आप उससे फसल ले रहे हैं तो पेस्टिसाइड तरीके से आप उसको खाते पीते हैं तो फिर आपके भी हेल्थ पे असर पड़ेगी। इसलिए पर्यावरण के बीच जितने हलचल है, जितनी गतिविधि है, वो सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि ये पूरी जो चैन है, आप चाहे वो जल चक्र की बात करें या फूड चक्र की बात करें, ये सारे चीज़ आप देखेंगे कि हर एक पहलू एक दूसरे से कनेक्टिविटी है। तो इसीलिए हमें स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना है, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना। और मैंने बहुत ही सरल बात किया कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, ये दोनों के बीच जो है बहुत बेसिक अंतर है। बेसिक अंतर ये है कि क्लाइमेट चेंज जो है एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, एक लॉन्ग टाइम के बाद जो चीज़ें में बदलाव आता है, वो चाहे एयर वेव में बदलाव आए, वो चाहे जल स्तर में बदलाव आए, वो चाहे मृदा के स्थिति में बदलाव आए, वो बदलाव क्लाइमेट चेंज है।
ओके। और ग्लोबल वार्मिंग के उसकी एक अगर कह सकते हैं Element उसी है का उसका एक एक। हिस्सा है, Okay. जो कि ग्लेशियर तमाम जो माउंटेनर एरिया में है जहाँ से टेम्परेचर को इंक्रीज करने की स्थिति होती है, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इंडिया में इन्वायरमेंट को लेके क्या क्या चैलेंजेस है अभी के लिए? देखिए, इंडिया वास्ट कंट्री है, और इंडिया में सबसे जो बेहतरीन बातें हैं कि अलग अलग जोन में अलग अलग क्लाइमेट है। आप जैसे बात करेंगे पुणे का, तो पुणे का टेम्परेचर थोड़ा सा शाम में बारिश होती है। बैंगलोर उसी सेम सिचुएशंस में है, और वही बैंगलोर से कुछ दूरी पे चेन्नई, इट्स बिकम ए कैप टाउन। देयर इज नो ग्राउंड वाटर इन ए चेन्नई। द सेम सिचुएशन अब इन अ कोस्टल एरिया इन ए मुंबई। सेम सिचुएशन दे आर हैपनिंग राइट नाउ। और आप देखेंगे कि अभी पिछले बार बैंगलोर में ग्राउंड वाटर इशूज आ गया, और वो इशू आया तो खत्म नहीं होगा, वो कंटिन्यू डिक्रीज करेगा जी। क्योंकि हम लोगों ने पंपिंग को इतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर को वेस्ट किया है। और इंडिया, आप एक चीज़ जान जाइए, पूरी भारत में अगर ग्राउंड वाटर को सबसे ज़्यादा दोहन किया है तो भारत है। जिसे कार भी साफ करना है तो ग्राउंड वाटर, जिसे खेत भी पटाना है दे आर यूजिंग ग्राउंड वाटर। और इस पे लंबे समय तक हमने कोई कड़ा नियम नहीं बनाया, और आज भी नहीं। अच्छा। आज भी आप देखते होंगे। तो इंडियन प्रोस्पेक्टिव में मैं कह सकता हूँ कि 2-3 चीज़ें क्लाइमेट चेंज का एक बड़ी जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो एक फ्लड है। ओके। फ्लड भी बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टिव है, और फ्लड से हर साल लगभग 5,000 से 10,000 के बीच लोगों की मृत्यु होती है। डाटा रिपोर्ट कम बेसी हो सकता है, मगर मैं फ्लड में काफ़ी एक्टिवली काम करता हूँ। अभी हमने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट दुबई की एजेंसी के साथ कोलैबोरेट किया, और हम बहुत सारी चीज़ों को रीड कर रहे थे। तो फ्लड बहुत बड़ी इशूज़ है, और दूसरी इशू जो सुखाड़ है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटका के रीजन में, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के रीजन में, आप सोच सकते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि पानी नहीं पी पाते हैं, जो डेथ कर जाते हैं। ये स्थिति भी आई है कि खेत पे काम कर रहा, खेत गांव से 10-7 किलो 4 किलोमीटर पे वो मजदूर है, वो गया, और उस स्थिति में कभी उसको हीट आती जी, वो गिरता है, तड़पता है, पानी नहीं मिलता है, मर जाता है। और ये जो है वो हिडन स्टोरी है, और इस चीज को हमें समझना चाहिए। हम हमेशा वी आर प्लेइंग सेंटिमेंट विद द पीपल, हम उसके सेंटिमेंट से खेलते हैं। हमें उन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि जो राजस्थान के उस क्षेत्र में, आप जब जैसलमेर जाते हैं, ऊँट की सवारी करते हैं, आप वहाँ से देखिए 3 किलोमीटर दूर गांव दिखाई देती है। उस गांव से वो आदमी आता है जो ऊँट पे आपको घुमाता है, उसके पास कपड़े भी अच्छे नहीं होते। तो वो कंडीशन क्रिएट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्कार्सिटी के कारण लंबे समय तक अगर सुखाड़ है तो लोग खेती नहीं कर पाते। खेती नहीं कर पाते तो वहाँ तक कौन पहुँचता है? सरकार की व्यवस्था है, मगर व्यवस्था के बीच कितना सुचारू रूप से उसे आगे बढ़ा पाते, ये भी प्रॉब्लम है। तीसरा, आप भारत में अब हीट वेव भी देख रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में इसका शिकार हुआ, और इसकी रिकॉर्ड भी आपका एम्स में है जी। कई लोग हीट वेव के शिकार हुए। तो हीट वेव है आपके पास एक बड़ी समस्या है। फिर पॉल्यूशन, जो आपने कहा कि क्लाइमेट चेंज को भारत के विभिन्न क्षेत्र अब तो सॉइल पॉल्यूशन का शिकार हो गया है जी। यहाँ तक कि ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी 200 फीट 300 फीट तो आप मैं रनिया में काम कर रहा था, रनिया खान चांदपुर, तो क्रोमियम कंटामिनेटेड साइट है। लंबे समय वहाँ पे लेदर इंडस्ट्रीज रहा, तो क्रोमियम बहुत खतरनाक, क्रोमियम 6। तो वो अब क्रोमियम 6 जो है वो ग्राउंड वाटर में इंजेक्ट कर गया, क्योंकि ब्लीच हुआ, वाटर जब बरसात हुई, बरसात के साथ पानी नीचे गया, और वहाँ के 25 किलोमीटर के रेडियस में वो ग्राउंड वाटर में समावेश कर लिया। अब वहाँ का चापाकल से अगर आप चलाते हैं, हैंड पंप यूज करते हैं, तो ग्रीन न्यून वाटर आता है। इट्स टोटली न्यून ग्रीन वाटर। और अभी आप जाकर देख सकते हैं, कई IIT जिस पे काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट सक्सेस, दे आर वर्किंग फॉर ए पेपर पब्लिकेशन। जो रियल वर्क है वो होना बहुत अभी तक नहीं हुआ है। एवरीबडी इज वांट ओनली डेटा डेटा डेटा, और वहाँ का आदमी कंफ्यूज कर गया है कि मैं कितना डाटा दूँ। जो आ रहा है उसे डाटा मांग रहा है, जो आ रहा है उसे प्रश्न कर रहा है, सॉल्यूशन अभी तक नहीं है। कुछ लोगों ने कुछ अच्छा काम किया है, मगर वो लंबे समय तक करेंगे क्या? उनका सेंटिमेंट है या उनका सेंटिमेंट पैसा है? ये रिसर्च इंडिया प्रोस्पेक्टिव में हम बहुत ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे हैं इस स्थिति में। अच्छा, मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं युवा हूँ, 28 साल का बच्चा हूँ। जब काम पे जाता हूँ, चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत एक्शन में होना चाहिए,
बहुत ऑनेस्टी होना चाहिए, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाता है साइंटिस्ट को, क्योंकि दे ऑल आर मनी मेकर्स, दे बिलोंग्स टू हायर इंस्टीट्यूशन, दे आर मेकिंग मनी ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज, कैपेसिटीज, कनेक्शन, ऑल दिस थिंग। जी। तो इंडिया में वास्ट प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर्स में बहुत बड़ी हैं, वो प्रॉब्लम वाटर क्राइसिस का भी है। सिर्फ पॉल्यूशंस को हम तमाम एक दो चीज़ों से नहीं, एयर पॉल्यूशन इंडिया बहुत बड़ी इशू। हम हर प्रोस्पेक्टिव में भारत को हम ये कह सकते हैं कि पॉल्यूशन का जितने सेगमेंट हैं उसका शिकार है भारत। अच्छा। चाहे वो नॉइस पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वो सारे चीज़ें, चाहे वो हीट पॉल्यूशन हो, लाइट पॉल्यूशन हो, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो, यहाँ रूल्स नॉर्म्स बने हैं, मगर उसको हम अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस और इंस्टॉलेशन नहीं कर पाए। हाँ, अभी आप बता रहे थे कि 25 किलोमीटर के रेडियस में पूरा पानी जो है वो पॉल्यूटेड हो चुका है, तो इसका तो सॉल्यूशन नहीं है कि मतलब सारे लोगों को वहाँ से कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर कैसे ठीक होगा 25 किलोमीटर का रेडियस का अगर हम बात कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि गवर्नमेंट जैसे डेवलपमेंट करती है, और डेवलपमेंट, हमारे देश में डेवलपमेंट का मतलब होता है सड़क निर्माण। इसी को डेवलपमेंट ज़्यादा कर बोला जा रहा है कि सड़क का निर्माण हो रहा है, और फिर जब सड़क बन जाती तो उस पर बड़े लेवल्स पे होर्डिंग लगते हैं और फोटो खिंचाते हैं लोग। मगर उन्हें ये समझना होगा कि जिस सड़क को आप बना रहे हैं उस सड़क के मलबे को, तो पॉल्यूटेड मलबा को तो अंदर नहीं डाले हैं। जो लोग बात कर रहे थे, मिनिस्ट्रीज में भी इसकी बात हो रही थी कि हम कचड़े से रोड बना रहे हैं जी, तो ये पता करना होगा कि वो कचड़ा कंटामिनेटेड है क्या, वो कचड़ा पॉल्यूटेड है क्या, वो कचड़ा क्रोमियम का वेस्ट है क्या। इस चीज़ को हमें केयर करना होगा। अगर हम इस चीज़ को क्लियरिफाई नहीं कर पाएंगे कि हम रोड के नीचे क्या डाल रहे हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ा इसको और क्लैरिफाई कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम रोड बनाते हैं, हाईवे का निर्माण करते हैं, कहीं कहीं इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज है हम कहीं कहीं वेस्ट को डालते हैं, मिट्टी को डालते हैं, रोड को भरने के लिए, ऊंचा करने के लिए मिट्टी को डालते हैं। उस मिट्टी में भी कहीं कहीं कंटामिनेटेड मिट्टी तो नहीं है, पॉल्यूटेड मिट्टी तो नहीं है, क्रोमियम का मिट्टी सॉइल तो नहीं है। अच्छा। अगर वो क्रोमियम और कंटामिनेटेड सॉइल चला गया तो फिर बरसात में रोड के दोनों तरफ पानी जमता है, और पानी जमने के बाद वो लीकेज होगा, और लीकेज होकर क्रोमियम जो है वो ट्रांसफॉर्म करेगा, और वो ट्रांसफॉर्म करके ग्राउंड वाटर में इंजेक्ट कर जाएगा, और वो ग्राउंड वाटर धीरे धीरे अपनी रफ्तार को बढ़ाते हुए बड़े एरिया को चपेट में लेगा। अच्छा। और ये ऐसी स्थिति रनिया कानपुर में हुई है। अभी भी वहाँ पे लेदर इंडस्ट्री है। हाँ, अभी भी लेदर इंडस्ट्रीज है और बहुत सारे इंडस्ट्रीज है। कुछ इंडस्ट्रीज को बोला गया कि आप जो भी वेस्ट है उसको कहीं रिप्लेस कीजिए, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज इस तरीके से काम करते हैं कि वो बड़े बोरिंग किए हुए हैं और कचरा को बोरिंग में डायरेक्ट ग्राउंड वाटर में मिला देंगे। आपके पास क्या रीजन है कि आप उसके बारे में आप जानेंगे? भारत में काम करने के लिए खुद ईमानदार होना तभी संभव है। आप फैक्ट्री के अंदर कौन इन्वेस्टिगेट करता है? इतनी माफियागिरी है कि आप अगर वहाँ काम करते हैं तो आपके जीवन पे टेंशन है कि मैं आज जा रहा हूँ फील्ड में तो रिटर्न लौटूंगा कि नहीं जी। तो वहाँ ये है, जब तक हम इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उन्हें खुद भी ऑनेस्ट होना है। उन्हें प्रोडक्शन में कोई नहीं रोक रही है, मगर उन्हें ये तय करना होगा कि अगर आप कुछ ऐसे पॉल्यूटेड सेगमेंट्स को आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए जो प्रावधान है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सरकार का, उस प्रावधान को आप जरूर मानिए। और क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन है, आप अगर नहीं मानते और गलत तरीके से उसको कहीं डंप करते हैं तो वही जाके बाद में बड़े लेवल पे वो समस्या खड़ा कर देती है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बॉडीज़ नहीं है अवेलेबल? भारत की एक बड़ी एजेंसीज है, ग्रीन टर्मिनल। अच्छा। तो एनजीटी ने नेशनल ग्रीन टर्मिनल में इसको फाइन किया, क्योंकि ये फाइन करते हैं जी। इन्होंने 1000 करोड़ फाइन किया, 900 किया या 1200, जो भी चीज़ें है। बाद में इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया आईआईटीज़ के बीच, और जो इंडिया के अपनी साइंटिफिक गवर्नमेंट की जो अपनी मिनिस्ट्री है, और बाद में इन्होंने कई साइंटिस्टों के बीच बात रखा, वो अलग अलग लेवल पे अपने काम को किए। मगर जो सक्सेस होना चाहिए, जिसे कहते हैं ना कि पूर्ण रूप से कैसे हम सक्सेस हो सकते हैं, उसमें कमी है। क्योंकि पॉलिसीज़ के साथ साथ जो एजेंसीज काम कर रहे हैं उस एजेंसीज के बीच कितनी मॉनिटरिंग प्रोसेस है
और सक्सेस रेट कितना वो इम्पॉर्टेंट है। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से कहना चाहता हूँ कि जितने IITs और साइंटिफिक जो एजेंसीज हैं इंडिया में, ये क्या करते हैं कि एक बोतल पानी पे रिसर्च करते हैं। ओके। रिसर्च करने का एकदम नैरो टेक्निक्स होता है, बहुत छोटे लेवल पे ये रिसर्च करते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि जब छोटे लेवल पे आप रिसर्च करते हैं आप सक्सेस हो जाते हैं। बड़े बड़े मशीन्स हैं, 600 करोड़ का एक मशीन है आपके पास। अच्छा। मगर वही टेक्निक्स को आप मास लेवल पे जब यूटिलाइज करते हैं तो अनसक्सेसफुल रहता है। ओके। शायद आप समझ सकते हैं कि अगर मैं बीमार पड़ता हूं तो मेरे बॉडी में अगर पैरासीटामोल मिले, मुझे ठीक हुई, ये जरूरी नहीं है कि सभी को मैं पैरासीटामोल दूं। जी। तो ये कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स है कि हम ये चाहते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं वो सिस्टमैटिक तरीके से कनेक्ट होकर, कोई गवर्नमेंट एजेंसी और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी जो ग्रास रूट पे एक्टिव रहते हैं और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ये तीनों के कोलैबोरेशन में काम होना चाहिए। और इसके बीच जो मॉनिटरिंग प्रोसेस है वो बहुत हाई लेवल फ्रीक्वेंसी के साथ होना चाहिए, क्योंकि हम फंडिंग को राइज करते हैं, पैसे को खर्च करते हैं, मगर मॉनिटरिंग और सक्सेस रेट को हम कभी पैरामीटर्स नहीं बनाते हैं। और इसे बनाने की ज़रूरत इंडिया में बहुत हार्डशिप लेवल पे है और इसकी कमी खलती है हर जगह। मैं जिस भी रिस्टोरेशन साइट पे हूँ या वाटर बॉडीज एजेंसीज के पास हूँ तो मैं देखता हूँ और मुझे बहुत दुख होता है इस बात को लेकर। जी। तो ये जो पैरामीटर्स की आप बात कर रहे हैं वो अभी तक क्यों नहीं बनाई गई है? नहीं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी एजेंसीज और तमाम काम बताया। मैंने क्या कहा कि सेल्फ ऑनेस्टी इज द बिगेस्ट रेवोल्यूशन। द प्रॉब्लम इज देयर, वी आर नॉट ऑनेस्ट। On the front of camera is a totally different and being a human being is totally different. जी। तो हम बातें सिर्फ यहाँ पे करते हैं। मैंने कहा कि हम वैज्ञानिक हो, रिसर्चर हों, एक्टिविस्ट हों या पॉलिटिशियंस हो, हमें जो सबसे पहली जो चीज़ है वो भारत हमारे अंदर होना चाहिए। जी। तो भारत अपने अंदर है या नहीं है, तभी अगर भारत हमारे अंदर है तो हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देश इतने सालों तक गुलाम रहा और जब भारत जिसके अंदर रहा, देश के लिए वो लड़ाई की और भारत आज़ाद हुआ। तो ये चीज़ें, क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ कि पर्यावरण जो है वो युद्ध है और इस युद्ध के बीच सभी को आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तभी हम इस युद्ध को जीत पाएंगे। ओके। और अच्छा, ये जो इंटरनेशनल बॉडीज़ है जैसे कि कॉप मीटिंग्स होती हैं या पेरिस एग्रीमेंट होता है, तो उसमें क्या डिस्कशंस होता है? देखिए, इंटरनेशनल एजेंसी जो है, अभी आपने कॉप की बात किया, पेरिस की बात किया, पेरिस एग्रीमेंट की बात किया, और ये सब लगभग 200 कंट्री पूरे विश्व मिलकर वो बात करते हैं कि कैसे दुनिया को बचाया जाए। क्योंकि जब ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव पे हम सोचते हैं तो हमारी कॉन्सेप्ट ग्लोबल होती है, और ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव पे जो सबसे पहला पैरामीटर है वो पैरामीटर है टेम्परेचर को कायम रखना। तो जो आप पेरिस पैक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहली जो बात थी वो बात थी कि 2 डिग्री कैसे हम टेम्परेचर को बनाए रखें धरती पे, और उसका मकसद था कि हम कम से कम, मैंने पहले भी बताया, 1.5 डिग्री तक लाने की कोशिश करें। ओके। तो वो कोशिश है, वो एक मीटिंग्स है, वो हाई प्रोफाइल मीटिंग्स हैं, मगर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ पाता है वो हमें देखना होगा। मगर ये चीज़ अच्छा है कि यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज़ हैं, वो इस लेवल पे आकर काम करते हैं और अब उन्हें ग्लोबली ये फील हुआ है। ऐसे UNDP भी अच्छा काम कर रही है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स हैं, ऐसे तमाम एजेंसी है, IPCC भी है, इंटर गवर्नमेंटल जो हैं। तो ऐसे तमाम जो एजेंसीज हैं जो इंटरनेशनल लेवल्स पे काम कर रहे हैं, उन सारे एजेंसी के बीच एक मैसेज तो गया कि अरे वाटर क्राइसिस आने वाला है, अरे सॉइल को लेकर प्रॉब्लम्स होने वाला है। अभी आप सुने होंगे कि सेफ सॉइल पे सदगुरु जी ने एक बड़े मूवमेंट को लाया। वो सही बात है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं हुआ, मगर लोगों के बीच में वर्ल्ड वाइड ये मैसेज तो गया कि सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, हमें कैसे सोचना चाहिए, मृदा को कैसे बचाना चाहिए। उनकी जो अपनी कैपेसिटी एज ए इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, उसमें वो सक्सेस है जी। उन्होंने एक आधार दिया कि मेरा एज 70 ईयर्स का है, मैं 70 ईयर्स में इस तरह से दुनिया में दौड़ रहा हूँ, आप इस बात को समझिए। तो उन्होंने, वासुदेव ने एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, और सदगुरु जैसे लोग से ही दुनिया बच पाएगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि अपने जीवन में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तक आप ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव में क्लाइमेट को लेकर नहीं सोचते हैं, तब तक आप पूरी जो विश्व गुरु की बात करते वो आप नहीं कर सकते।
मृदा मतलब मिट्टी। हाँ। लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, हाँ, इसलिए हाँ। बता दिया मैंने। अच्छा, अब वैसे आपके नज़र में अभी इंडिया या ग्लोबल वाइज कोई टॉप 5 ऐसे कोई डिज़ास्टर मोमेंट्स जो आपने देखे हों? देखिए, हमने अभी बात किया कि ऑस्ट्रेलिया में जी। जो फायर हुआ जंगल, वो अभी अगर आप देखेंगे हाँ। तो वो नंबर 1 पे है। ओके। यूरोप का हीट वेव नंबर 2 पे है। ओके। आप इंडियन पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो, और मैंने बताया ड्रॉज का जो प्रॉब्लम साउथ अफ्रीकन कॉन्गो में है, उगांडा में जो है, जी। तंजानिया में जो लोग हैं, ये सब ग्लोबल पर्सपेक्टिव है और बहुत अलग तरीके से लोग जी रहे हैं अभी भी। अच्छा। हम बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाते कि हम बहुत दूर हैं। जो चीज़ें समझ पाते हैं वो जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं उसको पढ़ के समझ पाते हैं। इंडिया में अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रॉब्लम्स आए हैं। जैसे आपने कहा केदारनाथ का इशूज़ जी। आया, जोशीमठ का इशूज़ आया, जी। जी। क्लाउड बस्ट का इशूज़ आया। जी। तो ये सब इशूज़ तो आ ही रहे हैं। जी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि लगातार गैस ट्रेजडी जो भोपाल का है, जी। सब खतरनाक इशूज़ हैं। जी। आप जी। इसे नॉर्मल नहीं समझ सकते। मैंने क्रोमियम कंटामिनेशन का बात किया, ये और ख़तरनाक है। जी। वो हर दिन पॉइजन को पी रहा है, वहाँ के जी। जानवर, वहाँ के जंतु, वहाँ के लोग। बिल्कुल। तो ये सब बिगेस्ट इशूज़ है। कोस्टल एरिया में साइक्लोन का इशूज़ है। आप देख सकते हैं बीच में बंगाल में जो चीज़ें हुई, गुजरात में जो साइक्लोन आया। जी। जी। तो जी। हमारा कोस्टल एरिया भी बहुत बड़ा है, तो साइक्लोन का भी इशूज़ है हमारे पास। बिल्कुल। हमारे पास आप क्लाउड बस्ट का आप देखिए, अभी अभी क्या हुआ उत्तराखंड में। आप देख रहे हैं किस तरह जी, से जी, पूरी बिल्कुल। गांव एक साथ तबाह हो गया। तो ऐसी तमाम चीज़ें, और कहेंगे भारत को आप एक सेंट्रिक टूल्स पे नहीं देख सकते। हर जगह अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि बहुत डाइवर्सिफाइड क्लाइमेट है इंडिया का। जी। और इसे हम गर्व भी महसूस करते हैं, मगर इस गर्व को महसूस करने के लिए हमें प्रिपेयर्ड भी रहने की जरूरत है। ये एक रिपोर्ट पढ़ रहा था एज काउंसिल ऑन हाँ, एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर का। CWW। जी। उनके अकॉर्डिंग करीब 80% लोग जो इंडिया के हैं वो क्लाइमेट डिज़ास्टर एरिया के हाई रिस्क जोन में हैं। और जो भी आपने बताया कि कहीं साइक्लोन आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है, तो ये एक तो हर साल का एक पैटर्न बन गया। वो पैटर्न क्यों है, हर साल ही क्यों आता है? देखिए, मैं एक और चीज़ अगर आ रहा है हर साल, तो उससे बचने के लिए जो प्रिवेंशन पॉलिसीज़ होनी चाहिए वो कितनी इफ़ेक्टिव है? और वो देखिए, जी। मैं ये बहुत सिंपल लॉजिक है, और इस पे मैं, अगर आप भारत को समझते हैं, एक बार सॉरी टोक रहा हूँ, एक बार आप ये भी डिफाइन कर दीजिए कि अगर कोई साइक्लोन किसी एरिया में आ रहा है तो वो किस रीज़न से आता है? कहीं अगर बाढ़ आ रहा है हर बार, वो किस रीज़न से आता है? कहीं सूखा पड़ रहा है हर बार, तो वो किस रीज़न से होता है? और बाकी आप जो भी हमने क्लाउड बस्टिंग की बात की या बाकी चीज़ें की, तो वो उसके रीजंस भी समझा दीजिए, एंड देन उसके बाद जो बाकी जैसे अभी आपने ये बात किया कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका था, वो प्रश्न ये रहा है कि भारत के ज़्यादातर लोग आखिर नदियों के किनारे क्यों हैं, आखिर कोस्टल एरिया में क्यों रहते हैं। जब दुनिया का विकास हुआ जी। तो नदी जो है, जो मानव सभ्यता का इतिहास है, नदी के बगल से ही मानव सभ्यता की शुरुआत होती है। जी। इसलिए इस पे कोई प्रश्न ही नहीं होता है कि जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो नदी और समुद्र के किनारे ही लोगों ने बसना शुरू किया। जी बिल्कुल। और वहाँ बसते बसते वो शहर में तब्दील हुए, पॉपुलेशन बढ़ा, विकास हुआ, लोग सोचने लगे, लोग आगे बढ़ने लगे। इसके कारण जो देश की पॉपुलेशन है, जो बड़ी पॉपुलेशंस हैं, वो जो हैं वो आपके बेसिन ऑफ रिवर हैं, कोस्टल एरियाज़ के बेसिन में हैं। तो ये कोई प्रश्न नहीं है कि यहाँ पे क्यों है। अगर आप स्टडी करते तो ये अच्छी बात है, मगर दूसरी बात ये है कि आपने ये कहा कि हर साल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो देखिए, आप नदी के किनारे बसे, आपका एक्सपेंशन हुआ, नदी का क्या हुआ, नदी सिकुड़ता गया। जी। तो हम तो अपनी क्षेत्र को बढ़ा रहे थे, मगर नेचर ने जिसको अपने तरीके से बना के रखा था उसको हम तबाह कर रहे थे, जिसके कारण हम कई बार और हर साल इस परिस्थिति को झेलते हैं। जैसे कि नेचर ने डैम नहीं बनाया था, इफ़ यू रिमेंबर, नेचर ने डैम नहीं बनाया था, नेचर ने हाइड्रो पावर प्लांट्स नहीं बनाए थे, नेचर ने पानी को रोकने के लिए दीवार नहीं बनाया था। तो इन सारी चीज़ों को जब आप बनाएंगे और अनसाइंटिफिक तरीके से उसे साइंस के बदौलत रोकने का प्रयास करेंगे और ये कोशिश करेंगे
कि जो दुनिया है वो हमारे हाथों से चले तो समस्याएं आएंगी। और यही चीज़ हमने नेचर के साथ किया। हमने, आप देखे होंगे कि टिहरी डैम तमाम डेवलपमेंट हो रहे थे, कई लोगों ने अपनी जान दे दी। आज उस लोगों का नाम हमारे बीच नहीं है, क्योंकि एक लंबे प्रक्रिया के साथ हम भूल जाते हैं। मगर उनका ये नहीं मानना था कि विकास के अवरुद्ध घटक हम हैं। हम ऐसे विकास करें जिसमें हम नेचर को भी बचा सकें और हम अपनी जो जीवन शैली है उसे भी आगे बढ़ा पाएँ। आपने ये पूछा कि आखिर सुखाड़ आते क्यों हैं, आखिर बाढ़ आते क्यों हैं, आखिर क्लाउड बर्स्ट होता क्यों है। ये बहुत बेसिक है। साइक्लोन क्यों होता है? मैंने कहा कि साइक्लोन क्या है, समुद्र के जो अंदर इकोलॉजी है उसकी इकोलॉजी और जो पानी के ऊपर का जो आपका इकोलॉजी है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, इसके बीच एक बिग डिफरेंसेस आना ही साइक्लोन है। उस टेम्परेचर को आप बना के रखते हैं तो अस्थिर है, आप उसे तबाह करते हैं तो फिर साइक्लोन आएगा। क्योंकि हर चीज़ अपनी एक बैलेंस थ्योरी के साथ काम करती है। आप ये नहीं सोचिए कि अगर कोई जीव जंतु जल के अंदर है तो जल के ऊपर के एटमॉस्फेयर से उसको कुछ नहीं लेना, ऐसा नहीं है। जल के ऊपर का भी एटमॉस्फेयर का इफेक्ट है उसमें, वो कंट्रोलिंग सेगमेंट है उसका। और उस बैलेंस जो उसकी बैलेंस की स्टेबिलिटी है उसके बीच अगर बहुत बड़ा अगर बदलाव आएगा तो साइक्लोन आता है। और यही साइक्लोन है कि ये जो आप बता रहे हो साइक्लोन, तो जैसे उड़ीसा और बंगाल हो गया, वहाँ पे सालों से आ रहा है, मतलब दशकों से आ रहा है। तो वहाँ पर अब जा कर के टेम्परेचर का इतना बड़ा मसला हुआ है, या अभी जा कर के इतना 1960s के बाद से हुआ, बट उसके पहले भी तो साइक्लोन्स आते थे। हाँ आते थे, मगर इस तरह से इतने नहीं थे। देखिए नेचर तो अपनी प्रकृति है कि जो ज्वाला अभी इस तरह की चीज़ें आती रहती है, मगर जो आज हो रहा लगातार हो रहा वो चीज़ें नहीं थी। क्योंकि हम लोग की जो भी स्टडी है हम 2500 साल पूर्व नहीं जाते हैं। मैंने कहा ना कि आपने ये भी चीज़ कहा कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को इंडिया क्यों नहीं अडॉप्ट करता है। आप मोहनजोदड़ो की सभ्यता देखेंगे, 700 कुएं थी और 700 कुओं को मैनेजमेंट करता था और पूरी बेल तरीके से वो चलते थे, पानी का पूरा व्यवस्था था। तो ऐसा नहीं कि आज हम 2200 ईयर्स पीछे जाते हैं, बीसी नहीं जाते। इस पे एक एजेंसी है जिसने अच्छे स्टडी किया, NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, IIT रुड़की के पास है, जो वो सेपरेट ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मैंने उसकी किताबों को पढ़ रहा था और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसमें भारत की संस्कृति, भारत में ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर मैनेजमेंट और इन सारी चीज़ों को मैं देख रहा था, तो मैं कहा कि ये तो बहुत पौराणिक चीज़ें हैं और इसे हमें समझने की चीज़ें हैं, इसे हमें जानना चाहिए और इससे सीख कर हमें आगे की जो चीज़ें हैं उसे समझने की प्रयास करना चाहिए। हम वापस उस पर आते हैं कि जो लेट्स से कि हर साल बाढ़ आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है या फिर सूखा पड़ रहा है, तो एक तो इसका हर साल जब आ रहा है और पैटर्न बना हुआ है, तो प्रिवेंशन पॉलिसीज़ की एक तो क्या है, सरकार क्या फॉलो कर रही है, दूसरा अगर नहीं कर रही है तो उसको क्या करना चाहिए। देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा, हमने कहा ना कि डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत ज़्यादा जो इस सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का है। आप पहाड़ों को तोड़कर रोड बनाएंगे, बन रहा है। पहाड़ों पे रोड नहीं थे, आज रोड है। आप 600 फीट ऊपर उठकर आप फोटो लेते हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी कि हम मनाली में, हम शिमला में हैं। हमने नेचर को डिस्ट्रॉय किया और नेचर को डिस्ट्रॉय इतना तक नहीं किया कि हम सिर्फ रोड बना रहे थे। नेचर को हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, केमिकलाइजेशन किया। हमने जितने सारे शिमला में सेलन क्षेत्र, वो क्या है, वो दवा इंडस्ट्रीज है जी। और वहाँ क्या करते हैं, डायरेक्ट फ्लो कर दे रहे हैं। कौन मॉनिटरिंग कर रहा है? पॉइजन्स को आप डायरेक्ट फ्लो कर रहे हैं, केमिकल्स को माइंस कर रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है वो जो हमारा स्प्रिंग था, नेचुरल स्प्रिंग्स, पहाड़ में डायरेक्ट पानी आता था, लोग पीते थे, वो स्प्रिंग्स खत्म हो रहे हैं और हम इस कगार पे चले गए हैं कि जीना मुश्किल है। आप दिल्ली में हैं, दिल्ली के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ गर्मी में कितना प्रॉब्लम्स है पानी का। ये मैं आपको इसलिए, ये बहुत छोटी उदाहरण ये नहीं देना चाहिए, ये इसलिए दे रहे हैं कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, देन यू रियलाइज विदाउट वाटर लाइफ कैसा होता है। आप एक बकेट पानी रखे हुए और घर में 15 परिवार है, आप पानी को कैसे मैनेज करके पीते हैं? वो डेली बेसिस मजदूरी पे गुजरा हुआ है, उसका दुनिया चल रहा है।
तो ये छोटी एग्जाम्पल भी देना बहुत जरूरी है ताकि हम बड़े डिजास्टर को समझ सकें। जी। और इसका सबसे बड़ा कारण मैं 2 ही चीज़ बताया। एक जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है, हम बड़े बड़े वनों की कटाई कर दिए, जी। डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़े लेवल पे हुआ। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हम प्लांट लगाएंगे। अरे सर, आप अगर प्लांट लगाएंगे तो उसका टाइम जोन क्या होगा? अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो 20 साल पहले पॉलिसीज़ क्यों नहीं बनाए कि मुझे और जंगलों लगाना है? अगर मुझे इस यहाँ पे रोड बनाना है 15 साल पहले, आप एक पेड़ को तैयार होने में कितना समय लगता है? आप क्या 10 दिन में और 10 साल में जो पेड़ आप रेडी करेंगे वो किसी बड़े विशाल पेड़ का एक टहनी के बराबर नहीं होगा। बिल्कुल। तो अब हम काउंट करते हैं पेड़ को। तो हमें इन सारे प्रोस्पेक्टिव को समझकर जो नेचर वेस्ट वर्क है उस पर काम करने की ज़रूरत है और हर एक व्यक्ति को अपनी ईमानदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। समस्याएं बहुत है। आपने फिर आपका मैं क्वेश्चन का एक आंसर दे देता हूँ, प्रिवेंशन पॉलिसी, क्योंकि आप ये कहें कि इन्हें प्रोटेक्ट कैसे करें, और ये अगर बार बार बाढ़ आ रहा है तो फिर ये जगह क्यों नहीं छोड़ के दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे आदमी लंबे समय से रह जाता है वहाँ भारत की संस्कृति बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति अगर गांव में मंदिर को पूजा कर रहा है वो मंदिर छोड़ के नहीं जाना चाहता है। जो व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव में संबंध बना चुका है वो दूसरे जगह जाके अपना संबंध नहीं बनाना चाहता है। भारत एक प्राचीन, मतलब कि दुनिया का सबसे बेहतरीन देश है जो अपने कल्चर से जाना जाता है। कल्चर भारत का बहुत कंस्ट्रक्टिव है। आदमी पहाड़ पे मंदिर पे जाके पूजा करता है। आप सोचिए, कोई व्यक्ति डरते हुए मरते हुए पैर फूला हुआ है, चल नहीं पा रहा है, क्या जरूरी है उसको पहाड़ पे पूजा करने के लिए? तो भारत सांस्कृतिक देश है। यहाँ हर आदमी का सेंटिमेंट अपनी मिट्टी से, अपने लोगों से, अपने वतन से, अपने पहाड़ों से जुड़ा हुआ है। और मैं बताता हूँ, मैं खोंगा में था छत्तीसगढ़ में, 1200 फीट ऊपर पहाड़ पे आदिवासियों के साथ, और उस खोंगा में मैं रात गुजारा। वहाँ पे कुत्ता पालते हैं और 20 कुत्ता को छोड़कर सुअर का शिकार करते हैं और खाकर जीवन गुजारते हैं। चीज़ें में बदलाव आया, मगर मैं उनके साथ रहा। मैं पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा जीवन है, मेरा ये पहाड़ मेरी जीवन व्यवस्था है। ये पेड़ से मैं बैठता हूँ तो कर्मा का पूजा करता हूँ, मैं खुश होता हूँ, यही मेरा जीवन है, शहर में जीवन नहीं। तो भारत की जो प्रोस्पेक्टिव है और जो हम साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव सोचते हैं, ये दोनों के बीच बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। हमें एकक व्यक्ति का सेंटिमेंट को समझना चाहिए। अगर लोकतंत्र में एकक व्यक्ति का वोट का अधिकार है तो एकक व्यक्ति का सेंटिमेंट को भी समझने का अधिकार और सोच, ये जो जन नेता हैं, जो लीडर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्हें समझने की जरूरत है। तब जाकर हम एक सॉल्यूशंस पे निकलेंगे। और विस्थापन का तो कोई बात ही नहीं बनता है। विस्थापन, कोई व्यक्ति अगर लंबे समय, मैं बिहार से हूँ और आप जानते होंगे कोसी में बाढ़ हमेशा आता है और नेपाल और का इशूज है, आपको पता ही है जी। तो कोसी से हर साल बाढ़ आता है और हर साल वो, अब क्या उनका लाइफ स्टाइल हो गई। यू कांट से कि रिप्लेस द, विस्थापन नहीं, लेकिन जैसे उड़ीसा में साइक्लोन पहले बहुत आया करते थे, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने देखा कि फॉरकास्टिंग करके कि कब आ रहा है साइक्लोन, और वो टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट करते हैं ताकि लोगों की जाने ना जाएं, लोगों के जो घर हैं, जो बाकी उनकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पे इम्पैक्ट ना आए। तो वैसे ही जहाँ पर भी बाढ़ रेगुलर बेसिस पे आता है एक्चुअली में, जैसे बिहार का एग्जांपल ले लीजिए, आप असम का एग्जांपल ले लीजिए, आप अगर लैंडस्लाइड की बात करें तो पहाड़ों में तो हर बार आता ही आता है लैंडस्लाइड बारिश के टाइम पे। तो इन इवेंट्स के आने से पहले हम वो प्रिवेंशन पॉलिसीज़ क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए मैं कहूँगा IMD इस पे अच्छी काम कर रही है। अच्छा। जो IMD पे 90 के दशक में लोग विश्वास नहीं करते थे जी, वो आज IMD जो भी रिस्पॉन्स करती है वो 70% फोरकास्टिंग सही है। बिल्कुल। और गवर्नमेंट की कई एजेंसी है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर नेशनल डिजास्टर रिलीफ सेंटर हैं, ऐसे तमाम एजेंसीज इस पे काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये सारे काम करते हैं जी। मगर मैं कहा ना कि बहुत सारे ऐसे पब्लिक का माइंड सेटअप है कि वो नहीं हटना चाहते, उनको लगातार बताने का। अब मैं कह रहा हूँ कि अभी फ्लड चल रहा है, मैं भी देहरादून में था, क्लाउड बस्ट हो रहा है, फिर भी लोग पहाड़ों के बीच जा रहे हैं। उनको कहना है कि अरे उत्तराखंड में हुआ, अभी देहरादून में नहीं आएगा, जबकि गवर्नमेंट हर एक घंटे पे मोबाइल पे मैसेज आ रहा है एमपी का।
हम बहुत सूक्ष्म सोच के हो गए और हमें लग रहा है जीवन में कि पहाड़ जो है मस्ती का पिटा रहा है। हम जस्ट लाइक नेचर को अपनी इंजॉयमेंट समझते हैं। नेचर को अगर हम नेचुरल तरीके से समझेंगे तो इसका सॉल्यूशन। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स आ रहा है जो अभी अभी का जो जी जनरेशन। जी जी, माइंडसेट में चेंज हाँ, लाने की माइंडसेट ज़रूरत ऑफ लाइफ स्टाइल। आपने इस बात को आपको समझना होगा कि जो जी। लाइफ स्टाइल है, सस्टेनेबिलिटी लाइफ स्टाइल पे आना होगा। जी। मगर हम सस्टेनेबिलिटी के नाम पर कहाँ तक हैं ये भी समझ। क्या होता है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी लाइफ स्टाइल बहुत सिंपल वर्ड है और इसका मतलब है कि आप अपनी जीवन को ऐसे जिए जिससे नेचर को कहीं तकलीफ ना हो। ओके, उसी को हम सस्टेनेबिलिटी लाइफ स्टाइल जैसे कहते हैं। एग्जांपल? जैसे कि हम कहीं पानी को बर्बाद नहीं होने दें, जैसे कि हम जो कपड़े पहने उसको रीयूज कर पाएँ, जैसे अपने लाइफ में जितने सारे यूज करते हो रीयूज के माध्यम बना। हम यूज ऐसे चीज़ करें जिससे नेचर के भी ज़्यादा जो है वो जैसे जो कार्बन को उत्सर्जित नहीं करता हो, जी। ऐसे चीज़ हो जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है। तो यही चीज़ सस्टेनेबिलिटी है। मगर ये होना आज के समय में बहुत टफ है। आप देख सकते हैं कि जो आप टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज है वन ऑफ द बिगेस्ट रोल निभा रहा है इस सारी चीज़ों को तबाह करने में। और फैशन इंडस्ट्रीज, आप एक बड़े जोन बन गए। आप किसको समझाएंगे? आप एम्बियंस मॉल जाइए, आप देखिए वहाँ सारे टॉप लेवल से स्टेक होल्डर हैं, वहाँ इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो सारी चीज़ों को कर रहे हैं। कौन बचाएगा इसको? गाँव में तो सस्टेनेबिलिटी है ही। गांव के लोग बहुत साधारण रहते हैं, सुबह 8 बजे उठते हैं, गाय पालते हैं, गोरू रखते हैं, खेती करते हैं, दूध पीते हैं। उनकी लाइफ सस्टेनेबिलिटी, उनको गाड़ी घोड़ा ज़्यादा नहीं चाहिए। मगर ये सारे जो प्रॉब्लम्स लाइफ स्टाइल का है, ये प्रॉब्लम शहर में है, बड़े लोगों के साथ है, हमारे जैसे लोगों के साथ है जो पढ़ लिख रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं कि ये सारे कोड बहुत ईजी हैं, उसके बारे में बात करना, जीवन के अंदर उतारना इट्स वेरी डिफिकल्ट। नहीं, हम बात करना चाहते हैं ताकि लोग सुने समझें एंड फिर उतारने की कोशिश करें। नहीं, सब में बदलाव नहीं आएगा। नहीं, ये चीज़ आपका सही। और कुछ कुछ जैसे अभी हम लोग अभी जैसे मेरी लाइफ स्टाइल है, मैं आज के 5 साल पहले बहुत लग्जेरियस रहना पसंद करता था और आज ये है कि मुझे लगता है कि मैं कॉटन ही पहनूं, मैं कुर्ता ही पहनूं और मैं जो कुर्ता पजामा है उसी को ड्रेस कोड बनाऊं। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हैं, इसमें ज़्यादा हम ये करते पॉल्यूट नहीं करते हैं चीज़ों को। तो ये चीज़ें तो मेरे जीवन में भी आ रहा है कि अब सोच जो है वो खुद के जीवन पे बहुत निम्न होता है। जी, अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है, रिन्यूएबल एनर्जी आती है सस्टेनेबल लिविंग के अंदर में। तो वो क्या होती है एग्जैक्टली? देखिए, और किस तरह की रिन्यूएबल एनर्जीज इंडिया में? रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर पहले तो एक बात हम भारत के लीडरशिप को शाबाशी देंगे कि भारत में एक भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर नहीं था और सोलर का जो फ्रांस के साथ हमारा कोलैबोरेशन जो नोएडा में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर बना, वो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर ही काम कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसीज़ और इस पे हमें गर्व भी करना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी को हम बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमें नेचर देता है और नेचर को बिना किसी तकलीफ दिए हुए एनर्जी को हम ऑब्जर्व करते हैं, उसी को हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होता है, वो चाहे आप हाइड्रो पावर से लें, वो चाहे आप सोलर से लें, तो ये वाइंड एनर्जी से ले, ये सब जो है नेचर बेस्ड जो एनर्जी है जिससे हम किसी तरह का इफेक्ट, जैसे हाइड्रो पावर वो बहुत टेंशन है, कोयला को जलाकर हम बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो प्रॉब्लम्स है। तो इसके सॉल्यूशंस के लिए हम सस्टेनेबल जो हमने बात किया रिन्यूएबल एनर्जी, वो काफ़ी कामगत है। जैसे अभी सोलर को लेकर सारे सिचुएशन में काम किया जा रहा है। एग्रीकल्चर लैंड में जो डीजल और पेट्रोल जलाते थे वो सोलर पंप लगा रहे हैं। तो ये अच्छा सॉल्यूशन है। अच्छा, यहाँ तक कि व्हीकल्स भी अब आपके जो हैं वो इलेक्ट्रिक्स आ रहे हैं, तो उसमें कहीं कहीं सोलर्स को भी लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें लाइफ स्टाइल में जो भी ज़रूरतें हैं जीवन शैली और दुनिया को चलाने के लिए, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का जो इम्पैक्ट है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, ये अभी इंडिया में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काम करने वाले कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं अभी तो जो मेजर स्केल पे काम कर रहे हैं, और उनका एग्जैक्टली रोल क्या है? देखिए, बहुत सारे जो एजेंसीज हैं जो एडवोकेसी पे काम करते हैं जी। जैसे आपने देखा, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यही सबसे बड़ी एजेंसी है। इसके अलावा जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, वो बहुत हैं, वो ग्रीन पीस भी काम करते हैं, वो डीप इंडिया भी काम कर रही है, वो उसकी CEEW भी काम कर रही है पॉलिसीज मेकिंग पे। तो ऐसे बहुत सारे एजेंसीज हैं।
क्या होता है रोल, क्या 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 काम करते हैं एग्जैक्टली देखिए 2-3 तरह की चीज़ें हैं। एक तो है कि जो सबसे बड़ी काम है वो गवर्नमेंट ही करेंगी। गवर्नमेंट के साथ जो कनेक्ट होके जैसे पॉलिसीज़ पे काम है और जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कोई किन्हीं का स्पेशलाइजेशंस हैं कि कोई हाइड्रोलॉजी पे काम करेंगे। जैसे हमने कहा NIH, जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, जी ये वाटर रिसोर्स से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसे लेकर काम कर रही है। चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, सरफेस वाटर हो, रेन वाटर हो, तो उस पर ये बहुत अच्छी काम कर रही है। दूसरी एजेंसी हमने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है जो क्लाइमेट चेंज एंड पे काम करती, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्ट्री है स्पेशलाइज। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। नमामि गंगे हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो 40,000 करोड़ समथिंग फंडिंग नमामि गंगे को है, जिस पे वो खासकर गंगा को लेकर उस पर काम कर रही है। भारत में से तमाम एजेंसीज हैं, 2 तरह से काम है। एक है कि प्रैक्टिस बेस्ड है, एक है एडवोकेसी और पॉलिसी बेस्ड है। तो 2 तरह की एजेंसी जो है वो काम कर रही है। और बाकी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, नमामि गंगे अभी आपने बात की, तो वैसे तो मैं इसको बाद में पूछने वाला था, लेकिन अभी पूछ लेता हूँ कि नमामि गंगे को शुरू हुए लगभग 11 साल हो चुके हैं। अभी तक सच मुझे पर्सनली, क्योंकि मैं कोलकाता में रहता हूँ, मैं दिल्ली में भी रहता हूँ, तो कोलकाता में मैंने कभी गंगा साफ़ नहीं देखी अभी तक। अब नमामि गंगे प्रोजेक्ट बनारस भी गया था मैं, वहाँ भी देखा। फिर अभी यमुना का तो हालत है ही, जो ख़राब है। अभी थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है, तो देखते हैं। लेकिन नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जो भी अभी 11 सालों में काम हुआ है, एक तो क्या हुआ है और क्या लगता है कब तक साफ़ हो जाएगी? देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत खतरनाक है। और आजकल नमामि गंगे के बारे में ना तो एजेंसीज बात करना चाहती है, ना गवर्नमेंट बात करना चाहती क्यों? है। क्योंकि इसका 2 रीजन है। इसमें पैसे बहुत आए, 40,000 करोड़ छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती। और 40,000 करोड़ में कहाँ तक काम हुआ, कहाँ नहीं हुआ, उसमें पब्लिक का फेथ एंड बिलीव नहीं आ रहा है। एजेंसी कह रही कि हम अलग अलग एजेंसी के साथ मिलकर, इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर काम किए जी। जैसे आप बनारस की बात करें, जैसे वो गंगा बेसिन में ही है, पटना में सेंटर को डेवलप किया, बंगाल में सेंटर को डेवलप किया, कानपुर इसका बहुत बड़ा हिस्सा रहा और IIT कानपुर भी इन्वॉल्व हुए इसमें। और जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो इम्पैक्ट नहीं दिखा, लोगों की ये मानना है। मगर हमें ये भी लगता है कि भारत सरकार ने पहली बार कम से कम ऐसा सोचा तो कि नदी जो है वो जीवन के लिए ज़रूरी है। और पैसे की सेंटिमेंट आप हटा लीजिए, एक फिगर पॉइंट कीजिए कि अब सरकार जो है इस व्यवस्था को लेकर इस स्थिति में सोचने पे विचार कर रही है और उसको इम्प्लीमेंट की। और इसका सबसे जो बड़ा कारण ये था कि गंगा पॉल्यूट बहुत हो रही थी। पॉल्यूट होने का 2-3 कारण था कि बेसिन ऑफ रिवर में बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे और उस इंडस्ट्रीज से जो वाटर थे, जो पॉल्यूटेड वाटर हो या जिस तरह का पॉल्यूशन हो, जो भी पॉल्यूटेंट हो, वो पॉल्यूटेंट डायरेक्ट जो है रिवर में फ्लो हो रहा था। ओके। उस फ्लो को रोकने के लिए STP पे अच्छा काम किया। वो STP पे अच्छा काम इसलिए किया क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे एजेंसीज थे, उस एजेंसीज पे उन्होंने कोलेब्रेशंस किया। मॉनिटरिंग प्रोसेस को लेकर दिक्कत आई कि अगर कोई एजेंसी जर्मनी का है और जर्मनी से हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं तो वो मॉनिटरिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। किसी लोग ने बगल में अपना ज़मीन बना दिया या कुछ कर दिया, अपने तरीके से लीगल वर्क कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को रोकने का काम किया। उसके बाद उन्होंने खासकर R&D को डेवलप किया स्पेशलाइज तरीके से कि हमें गंगा पे सोचना चाहिए। और लोग ये भी पूछते हैं तो वाई नमामि गंगे, वाई द नीड नमामि गंगे। मैं उनको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ। इंडिया का 33% एग्रीकल्चर जो लैंड इरिगेशन टोटली डिपेंड ऑन गंगा रिवर। इसीलिए गंगा को माँ भी कहते हैं जी। कि गंगा खासकर भारत की जीवन पद्धति में एक विशेष प्रारूप स्थापित करती है और एक लंबे समय से जीवन जीने की शैली को विरासत के साथ आगे ले जा रही है। वो चाहे हमारा कल्चरल सेंटिमेंट हो या हमारा जो एग्रीकल्चर से इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव है वो सेंटिमेंट हो जी। हम दोनों सेंटिमेंट्स में गंगा को बहुत बेहतरीन मानते हैं। नमामि गंगे अलग अलग एजेंसीज को डेवलप किया, आप इस बात को जान रहे हैं।
अगर आज बनारस में एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी इस गंगे पे बात करती है तो ये बहुत बड़ी बात है जी। अगर आज कानपुर में आईआईटी में बैठ के लोग नमामि गंगे के बारे में सोचते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आज आप इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं ये भी एक बड़ी बात है। मुझे जहाँ तक लगता है कि हम लोग ये जनरेशन्स हैं जो गवर्नमेंट को सिर्फ क्वेश्चंस करना सीखे हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं हो रहा, वहाँ पे मैंने कहा कि नमामि गंगे एक रिमार्केबल वर्क किया है, एक रिनॉल्व वर्क किया है इंडिया में, जो कि कम से कम किसी नदी को लेकर एक ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव को लाया और वो प्रोस्पेक्टिव यूनाइटेड नेशन के साथ कोलेबरेट है। नमामि गंगे जो है ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव है और वो पूरे वर्ल्ड वाइड लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। उसे हमें समझने की ज़रूरत है। एक मिनिमम टाइम लाइन में हम बहुत ज़्यादा उसको सक्सेस रेट इफिशियंसी को देख रहे हैं, उससे ज़्यादा बेटर है कि हम उसे समझने की ज़रूरत। और आज हमारे जैसा अगर 28 साल का बच्चा या 30 साल के उम्र के लोग अगर आज नदियों के बारे में सोच रहे हैं तो एक इम्पैक्ट नमामि गंगे का भी है कि उसने इस अभियान को शुरू किया ताकि हमारे जैसे बच्चे सोच सकें, कॉलेज में पढ़ने वाले लोग इसके बारे में समझ सके और फिर वो नदियों के लिए काम कर सके। ये भी एक इम्पैक्ट है नमामि गंगे का। वो बात सही है कि लोग सोच रहे हैं और बात कर रहे हैं, लेकिन मान के चलिए कि हमारा घर जो है वो गंदा हो रखा है और हमने एक बजट निकाला उसके लिए, हमने साफ़ सफाई का सामान हम ले आए घर के अंदर में, प्लानिंग कर लिया कैसे करना है। लेकिन अगर 11 साल के बाद भी अगर सेम स्थिति होगी तो 40,000 करोड़ कोई छोटी रकम तो होती नहीं है। और 11 साल भी कोई छोटा समय नहीं होता है वैसे देखा जाए तो जब सामान हम ले आए घर में लेकिन सफाई फिर भी नहीं हो पाई, तो पहला बात तो यही है कि चलो मैं मान सकता हूँ कि हमें आइडिया नहीं है, एक आम आदमी को पता नहीं है कि नदी साफ़ होने में क्या क्या प्रोसेस फॉलो होता है, किस तरीके से एक नदी को साफ़ किया जाता है, उस पूरे प्लान के बारे में हमको नहीं पता है। हमें ये नहीं पता है कि टाइमलाइन क्या होता है कि अगले इस 5 साल में क्या होगा, अगले 5, क्योंकि नदी बहुत बड़ी है। नदी बहुत बड़ी है, ऐसा तो है नहीं कि नदी 1-2 किलोमीटर की चीज़ है। गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर तक जा रही है तो उसका जो लेंथ है वो 1700 किलोमीटर के आसपास बैठता है, तो वो कोई छोटी चीज़ तो है नहीं। तो 11 साल भी देखा जाए तो हमारे हिसाब से ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है उस पर लोग बात क्यों नहीं करें, खुलकर के जो डेटा है वो पब्लिश क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए आपने क्वेश्चन सही किया कि लोग क्यों नहीं खुल के क्यों नहीं बात करते। देखिए बहुत सारे पेपर्स हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई है। और जहाँ तक कि गंगा की जो स्थिति है, वाटर क्वालिटी, वो बहुत अच्छा है, उस स्थिति में नहीं है जहाँ देखिए हम लोग मीडिया को पढ़ते हैं। मीडिया को पढ़ना और रिसर्च को पढ़ना ये दोनों अंतर है। आपकी ये बात भी सही है कि जिस लेवल पे आउटपुट होना चाहिए उसमें थोड़ा सा गिरावट है, इस बात को मैं भी मानता हूँ। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे अनऑथराइज्ड घोषित कर दूं कि ये गलत है। हो सकता है कि जब R&D पे काम होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कभी कभी ये शॉर्ट टर्म में अच्छा सक्सेस दे सकता है, कभी कभी लॉन्ग टर्म में अच्छा सक्सेस दे सकता है। और ये नहीं देख रहे हैं कि नमामि गंगे ने काम को रोका है, वो निरंतर काम कर रहा है। अभी मैं WII में, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून गया, वहाँ भी नमामि गंगे का स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन खोली गई। अगर कहीं गलती हुई है तो गवर्नमेंट उसको एनालाइज कर रही है, उसको प्यूरिफाई कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और नमामि गंगे आज देश के तमाम एजेंसी के साथ मिलकर वो कह रही है कि कहाँ प्रॉब्लम है, आप काम कीजिए। आप समझ सकते हैं इतनी बड़े गंगा के रेंज है, उस रेंज में STP पे ही काम करना बहुत बड़ी बात है। सही बात है। और कम से कम नमामि गंगे एक अलग समावेश के साथ आया, मिनिस्ट्री के एक अलग आधार से आया, तो जो लोग पॉल्यूट करते थे इंडस्ट्रियली, उनके अंदर डर पैदा हुआ कि अगर हम यहाँ गलत करेंगे तो उनके अंदर एक सेंटिमेंट डेवलप हुआ कि नदी संरक्षण हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जी। और इस चीज़ का जो अभ्यास है, प्रयास है और एक सोच को डेवलप करने वाला नमामि गंगे है। तो एक टाइम लाइन के साथ वो चीज़ें आएंगी, क्योंकि गंगा निरंतर एक नदी का विकास 10 दिन में नहीं होता है, एक नदी का विकास तुरंत एक 10 साल की टाइमलाइन में नहीं होता है। एक नदी का विकास हजारों साल पुराना इतिहास है, उसे हम 10 साल 5 साल के टाइमलाइन में नहीं जोड़ सकते। इट्स नॉट ए लेक। कोई साइंटिस्ट भी इस पर नेगेटिव बात करते तो उन्हें समझना चाहिए इट्स नॉट ए स्मॉल वाटर बॉडीज अराउंड 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर रेडियस। इट्स ऑल अबाउट द 1700 किलोमीटर्स। इट्स नॉट ए इजी टास्क, इट्स अ बिग डील। सही बात है।
तो वो रीजन को हमको समझना पड़ेगा, वो सेंटीमेंट। हम बार बार गवर्नमेंट को सिर्फ आधार नहीं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने की योजना बनाए जी। और भारत इसमें पीछे हो रहा है क्योंकि ये पॉलिटिकल माइंड सेटअप है। एक पक्ष है जो दूसरे पक्ष इस चीज को बूस्टअप करता है कि देयर इज नथिंग समथिंग। अरे आपका समय था, आपने क्या किया नदियों के लिए? आपका समय था, आपने क्लाइमेट चेंज के लिए क्या किया? इस चीज पे आप पढ़ाई कीजिए, इस चीज पे आप रिसर्च कीजिए जी। कम से मैं किसी गवर्नमेंट का साथ नहीं हूं, अगर कोई गवर्नमेंट में चीजें आ रही हैं, चीज़ों को समझा जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं कोई खास व्यक्ति के लिए कोई पैसे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये पूरी एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, वो लीगल प्रोसेस है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। उस प्रोसेस के बीच काम चल रही और मुझे लगता है कि होपफुली ये एक बड़ी माध्यम मिलेगी। जो अटल जी की भी योजनाएं थी, बाद में ही अलग तरह से आया, उनका भी सोच था कि हम नदी को लेकर काम करें। और आज तमाम, मैंने ये नहीं कहा, मैं कई ऐसे लीडर्स हैं जो इम्पैक्टफुली चाहते हैं कि देश में वाटर रिसोर्स को लेकर काम हो। और सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि वाटर जल शक्ति मंत्रालय को एस्टैब्लिश किया गया। सो आई एम मच हैप्पी टू दैट काइंड्स ऑफ इनिशिएटिव टेकिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी, नहीं सही बात है। वैसे क्या लगता है कब तक हो जाएगा ये गंगा साफ? मैंने कहा ना कि ये टाइम लाइन नहीं हो सकता। अच्छा। काम हो रहा है, चीजें सुधार हो रही है, नहीं हो रही है वो भी गड़बड़ है। जो इम्पैक्टफुल ज़्यादा एफिशिएंसी होना चाहिए वो एफिशिएंसी पे काम हो। मगर ये हम लोग ग्रांटेड नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि नदी का फ्लो, नदी का बहाव, नदी की अपनी रास्ता, नदी का विशेषता बहुत अलग है। अच्छा। इसको हम अगर एक तालाब हो तो वी कैन टॉक, अगर आप कहें कि भोपाल का वो बड़ा तालाब का क्या स्थिति, उस पर इतने बजट से, तो वी कैन कैलकुलेट। यहाँ कैलकुलेट आप नहीं कर सकते। एक बार ऐसे ऑडियंस के लिए ये समझा दीजिए कि नदी जब क्लीनिंग का जो प्रोसेस होता है, लेट्स से गंगा नदी क्लीनिंग का प्रोसेस है, ठीक है, तो वो किन स्टेजेस में होता है एक तो, और उसका जो पूरा प्रोसेस फ्लो होता है वो कैसे? देखिए, मैं बहुत सिंपल बात कहता हूँ कि नदी पे जो कार्य कर रहे हैं, नदी संरक्षण पे हम लोग बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि नदी पॉल्यूट क्यों हो रही है, पहले इसको समझना है। जो सीवेज है वो सीवेज सक्सेस नहीं था। क्यों नहीं सक्सेस था? क्योंकि आपने सीवेज पे काम नहीं किया। कोई काम कर रहा है तो वहाँ पे टाइम तो लगेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही एस्टैब्लिश नहीं। जी। तो सीवेज को वो रोक रही है। सीवेज को क्या कर रही है कि वाटर को आप इंडस्ट्रीज का प्यूरिफाई कीजिए, और जो वाटर प्यूरिफाई हो जाए, का स्टेबल पावर वाटर हो, जो हम नदी में फ्लो कर सकते हैं, तो उसके हम फ्लो करें तो नदी को साफ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी यही है कि जो नदी में बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं उसको रोक दीजिए, नदी साफ हो गई। मगर अभी वो उस लेवल पे हम नहीं सोच पा रहे हैं कि हम बाहर के जो जल है उसको रोक सके। मैं ये भी कहता हूँ कि नदी में ट्रीटेड वाटर को भी सप्लाई करने का अधिकार किसी को नहीं, और सरकार को भी नहीं, और इंडस्ट्रीज को भी नहीं। इफ यू आर पेइंग एनी अमाउंट, यू डोंट हैव अ राइट टू फ्लो वाटर इन ए रिवर। वेस्ट वाटर नो, अगर वो वेस्ट वाटर है तो उसको एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के लिए मॉनिटरिंग कीजिए, मेरा ये मानना है। उसे आप नदी में नहीं फ्लो कीजिए। मगर ये वास्ट लेवल पे, इस लेवल पे इसे मैनेजमेंट करना, टेक्निक्स देना, इट्स ए बिग डील। हो सकता है इन फ्यूचर में जब हम लोगों को ऐसा मौका मिलेगा तो वी विल वर्क। और सबसे बड़ी बात मैंने खुल के आपको बता दिया कि नदी को संरक्षण के लिए जो केमिकलाइज्ड वाटर है, इंडस्ट्रियलाइज्ड वाटर है, जो वेस्ट वाटर है, उस वाटर को ही आप रोक दीजिए, नदी साफ। नदी अपनी धारा में बहती है, सही बात है। नदी नेचुरल है, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, क्योंकि हमने पहले ही लंबे समय से उसके साथ इतना दोहन किया, इसीलिए आज दिमाग लगाना पड़ रहा है। जी। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। और बहुत सारे उसके रीजन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ग्लेशियर्स है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। नदी का इकोलॉजी ही पूरी तरह से, और मैंने ये कहा, आप सिर्फ नदी को प्यूरिफिकेशन क्या समझते हैं कि एसटीपी को, और बाहर का नदी का इंटरनल जो इकोलॉजी है, क्या उसमें जीव जंतु मर रहे हैं? जीव जंतु, प्लास्टिक्स बहुत बड़ा इशूज़ है। प्लास्टिक फ्लो हो रहा है नदी में, प्लास्टिक के कारण कई जीव जंतु के हेल्थ, कई लोग तो समाप्त होने के तौर पे हैं। तो ये भी एक बड़ी इशूज है। इन सारी चीज़ों पे काम, नदी के बीच डॉल्फिन का क्या है, स्थिति क्या है, ये जो वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज के अंदर जो जीव जंतु है उसकी क्या स्थिति, इन सारों प्रोस्पेक्टिव पे काम करती है। नमामि गंगे सिर्फ उस पर नहीं है कि जल को सिर्फ कर दें, जल के अंदर क्या स्थिति है उस चीज़ को भी देख रही है। दूसरी है कि हम डेवलपमेंट के दौर पे हैं, तो हम टूरिज्म प्रोस्पेक्टिव भी देखते हैं, इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव भी देखते हैं, ट्रेड प्रोस्पेक्टिव भी देखते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर नदियों पे काम किया जा रहा है। और आपने देखा कि ट्रेड का माध्यम बनारस में बन गया, बनारस से कलकत्ता ट्रेड का सीप आ गया, तो सारी चीज़ें तो हो रही हैं।
हम सीप पे जाते हैं, एंजॉय करते, फिर बात करते हैं कि नमामि गंगे कुछ नहीं कर रही। तो दिस इज नॉट द वे, दिस इज टोटली रॉन्ग वे। आप भी अभी सेव रिवर कैंपेन आपने भी स्टार्ट किया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, हमारा धरती इंटरनेशनल फाउंडेशन बेसिकली सेव रिवर कैंपेन का मकसद है कि हम 500 करोड़ वृक्षारोपण अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरा मानना है कि नदी, जलाशय क्षेत्र और जंगल का जो क्षेत्र है वहाँ पे हम वृक्षारोपण करें, और वो वृक्ष ट्रेडिशनल वृक्ष हो, इंडिजीनियस वृक्ष हो, जैसे पीपल कोई नहीं आजकल लगा रहा है, जैसे नीम कोई नहीं लगा रहा है, बरगद कोई नहीं लगा रहा है, तो ये सब जो पेड़, बेल कोई नहीं लगा रहा है, तो ये सब पेड़ को प्रमोट करें और इसे लगाएं। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन इस लेवल पे हो गया, अगर हम ग्लोबल डाटा देखें तो कनाडा में एक व्यक्ति पे 10,000 पेड़ है, और 32 ट्री जो है वो चाइना में है पर, और इंडिया में सिर्फ अभी 18 पेड़ है एक व्यक्ति पे। तो डे टू डे जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो हमें प्लांटेशन ह्यूज लेवल पे करना है और प्लांटेशन का प्रोटेक्शन भी करना है। तो इस अभियान को लेकर हम 2022 से काम कर रहे हैं, और बनारस में हमने बेसिन ऑफ गंगा बहुत वृक्ष लगाया और वो सक्सेस है। कई लोगों का जो ज़मीन था उसको मैं बगीचा बना दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये एग्जाम्पल है बनारस का जी। तो मैं काम कर रहा हूँ। वृक्षारोपण मेरे जीवन का एक सब्जेक्ट है, एक आधार है, निरंतर मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मगर धरती फाउंडेशन सिर्फ वृक्षारोपण पे नहीं है, धरती फाउंडेशन रिस्टोरेशन, क्लाइमेट चेंज। और मैं एक चीज़ खुल के बता रहा हूँ कि अगर धरती फाउंडेशन जीवन में जो अपने दौर में आगे बढ़ेगी तो आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत बड़ी काम करने की योजना है। खासकर मैं आयुर्वेद मेडिसिन, आयुर्वेद ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और आयुर्वेद R&D सेक्टर्स में एक बड़े लेवल पे मैं काम करना चाहता हूँ। ये मेरा जीवन का एक अपना संघर्ष है, और इसके बीच हम इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अब बायोलॉजी, आयुर्वेद के जो बच्चे हैं, बायोलॉजी के जो बच्चे हैं, उनके साथ मैं काफ़ी कनेक्ट होता हूँ। जी। रिवर की बात कर रहे हैं अगर हम, तो कौन कौन से रिवर आप उसमें कवर कर रहे हैं? नहीं, मैं अभी तत्काल जो है मैं गंगा बेसिन में ही प्लांटेशन कर रहा हूँ। अच्छा, गंगा में जो ट्रूथ है। और उसके बाद जैसे सकरी रिवर है हमारे क्षेत्र में, गया में फल्गु रिवर है, तो कुमकुम जहानाबाद में, ऐसे ऐसे तमाम जो रिवर है उसके साथ छोटे छोटे लेवल पे प्लांटेशन होती है। कैसे कहाँ होती है प्लांटेशन? प्लांटेशन जैसे देखिए, जैसे मैंने बनारस है तो बनारस का गंगा उस पार आप रामनगर जाएंगे तो रामनगर के इलाके में हमने ह्यूज लेवल प्लांटेशंस किया। ये ज़मीन किसकी होती है? ज़मीन दो तरह की, एक तो गवर्नमेंट की भी ज़मीन होती है, जो आप गवर्नमेंट की ज़मीन है तो उसे वहाँ के जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके साथ कोलेबरेट हो जाए। नहीं भी कोलेबरेट है तो प्लांट में लगा देता हूँ। और इन सिचुएशन के साथ भी मेरा प्लांटेशन है, जैसे मैं BHU आयुर्वेद IMS के साथ मिलकर बहुत बड़े लेवल पे प्लांटेशंस किया, आयुर्वेदिक प्लांटेशंस किया। तो इन सिचुएशन के साथ भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ भी कर रहे हैं, और जो CSR के थ्रू भी आ जाते हैं उनके साथ भी प्लांटेशन कर रहे हैं। ये आपका अपना भी ज़मीन हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट की भी हो सकती है, और इन सिचुएशंस की हो सकती है। अच्छा, तीनों जगह हम लोग काम कर रहे हैं। और धरती इंटरनेशनल फाउंडेशन, एक इसकी नींव कैसी रखी गई, कैसे आप मिले आपस में सारे? मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूंगा कि मैं पौंडीचेरी में पढ़ाई कर रहा था, और उस समय किरण बेदी मैम शी वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी, और उस समय कावेरी कॉलिंग मूवमेंट भी चल रहा था जी। तो हम लोग राजनिवास में थे और सदगुरु का वहाँ प्रोग्राम भी था जी। तो उस प्रोग्राम में मैं था। ऐसे गाँवों से मेरा रहा है जीवन, तो वो एक तो पर्यावरण के प्रति, कृषि के प्रति रहा ही है। तो वहाँ से मुझे वो चीज़ मिला कि नहीं, मैं इंटरनेशनल स्टडीज़ का बंदा हूँ, और वहाँ से मैं कन्वर्ट हुआ कि मुझे क्लाइमेट पे काम करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, पढ़ेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, IAS बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, मगर बहुत कम लोग हैं जो गांव में जाकर जल पे बात करेंगे, जल चौपाल लगाएंगे, नदियों पे बात करेंगे। तो मेरे दिमाग में वहीं से वो चीज़ आई, और मैम के साथ में बहुत सारे NSS के योजनाओं से जुड़ा, कॉलेज लाइफ में नेशनल सर्विस स्कीम के साथ भी रहा। पौंडीचेरी में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट आज़ादी के बाद जो पौंडीचेरी में रेवोल्यूशंस आया यूनिवर्सिटी की, उसका एक हिस्सा रहा, और बड़ा हिस्सा रहा, जिसमें हमने वाइस चांसलर को बदल दिया, जो सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो उसके बाद लगा कि अगर जीवन के अंदर कुछ संघर्ष है तो ये संघर्ष सार्थक चीज़ों में होनी चाहिए, और ये संघर्ष पॉलिटिकल नहीं हो, ऐसा हो जो हर जीव जंतु के जीवन पे इसका असर पड़े। और इसलिए फिर मैंने क्लाइमेट चेंज, नदी संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण को जीवन का आधार बनाया। और आपको एक चीज़ और पता होगा, 2018 में हमने पूरी बिहार में साइकिल यात्रा किया,
जो आप ये लोगो देख रहे जी, हैं जी। रैली फॉर पॉन्ड्स, अच्छा। तो स्मॉल स्केल पे वाटर बॉडीज को बचाने के लिए हमने 1000 किलोमीटर का यात्रा साइकिल से किया, और उस साइकिल को गांधी म्यूजियम मोतिहारी, जहाँ से सत्याग्रह 1917 में प्रारंभ हुई थी, जी। उस म्यूजियम में उस साइकिल को अडॉप्ट किया गया, और 2028 में गांधी विद्यापीठ अवार्ड से भी नवाजा गया। तो वैसे तमाम हिस्से रहे हैं जीवन में। और जब मैंने तालाबों पे काम किया तो मुझे लगा कि ये जीवन जो है अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और फिर हमने नदी को आधार बनाया, और आज नदी के बीच जल के बीच अच्छे लेवल हाइड्रोलॉजी पे मेरा अच्छा काम है। अब कंटामिनेटेड साइट पे भी काम कर रहा हूँ, जी। प्लांटेशंस पे भी काम कर रहा हूँ, और अब मैं खुल के बता रहा हूँ कि मैं R&D पे भी काम कर रहा हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी डीप इंडिया आगे चल रही है। जी, बहुत बहुत बधाइयाँ इन सारे रिकॉग्निशंस के लिए। अभी हम बात कर रहे थे गंगा को लेकर के, तो अभी आपने कंटामिनेटेड वाटर की बात की तो जस्ट मुझे क्लिक हुआ। आर्सेनिक वाटर का एक बड़ा मुद्दा है जो कि बनारस से लेकर के हाँ, वो जो बंगाल तक नदी पूरा का जो बेसिन रीजन है है। वो, तो वो एक तो आर्सेनिक वाटर एग्जैक्टली क्या है, कैसे पनपता है आर्सेनिक पानी के अंदर में, और उससे क्या क्या फिर इम्पैक्ट होता है लोगों की लाइफ में। देखिए वो ये चीज़ आप सही बोल रहे हैं कि बनारस ही इसका जोन है, और वहीं से स्टार्ट होकर बक्सर ये सब आगे बढ़ते हुए मालदा की तरफ आप जी। बढ़ते हैं। तो आर्सेनिक का इशू गंगा के तट पे ही है, जो गंगा से रिलेटेड जो जगह है वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में है, और इससे काफ़ी प्रॉब्लम है। इससे कैंसर का भी इशूज लोगों को आ रहा है। आप शायद इस जी। चीज़ को अच्छे से जान रहे जी। हैं। ये एक मैं एक कहा कि ये जियोलॉजिकल फैक्टर है, जी। और ये लंबे समय से कैसे जल के बीच जो है वो तमाम गतिविधि है, ग्राउंड वाटर का कंटामिनेशन ही है ये, और उससे ही ये सारी चीज़ें आती है। अभी हम लोग आपको एक बात बता दें कि इसी सितंबर अभी चल रहा अगस्त में हमारी प्लानिंग थी कि हम आर्सेनिक यात्रा करेंगे, जी, जो कि आपने हम बताया था। बनारस से वहाँ तक जाएंगे, गंगा सागर तक। और वो एजेंसीज के साथ ही बात, मगर फिर उस एजेंसी के साथ वो थोड़ा सा हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं रहा, इसलिए हम नहीं कर पाए, क्योंकि हम इसे एक सोशल लेवल पे और साइंटिफिक जी। लेवल पे करना चाहते थे। उन लोगों का इससे लेकर वो पैसे पे बात करते थे। जी। दे आर हाईली कैपिटलाइज मॉडल पीपल, सो हमने उसे अभी स्टॉपेज किया, जी। और आगे चल के हम इसे करेंगे। आर्सेनिक से जो जीवन के ऊपर जो असर पड़ता है वो बहुत ख़तरनाक है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो आम जनमानस है उन्हें इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, और जिसके कारण वो आर्सेनिक जो डायरेक्ट ग्राउंड वाटर जो लेते हैं उसे वो पीते हैं, और उसके पीने से उनकी तमाम समस्याएं आती है। जैसे कि अगर आप एक चीज़ आप देखिए, जहाँ जहाँ आर्सेनिक जोन है वहाँ कैंसर बढ़ रहा है। कैंसर का 2 हॉस्पिटल बनारस में ही है। अभी एक बनारस में टाटा मेमोरियल भी खोला, जी। और पहले से भी एक वहाँ पे थे। 2 बनारस के बाद आप पटना का स्पोर्ट कीजिए, पटनों में कैंसर संस्थान है। जी। तो ये जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जहाँ जहाँ इसका फ्लो, और वो धीरे धीरे अगर इस पर हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर देखिए पूरे जियोलॉजिकल, क्योंकि ये ग्राउंड वाटर का इंटेंशन है, तो इस पे काम करने के लिए पूरी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को लेना होगा कि हम कैसे ग्राउंड वाटर एक्सपर्टीज को लाएं, कैसे ग्राउंड वाटर के साथ इंजेक्ट करें, कैसे हम नेचुरल थेरेपी के तरह, कैसे हम उसको नेचर की तरह, कैसे हम उसको ग्राउंड वाटर को कैसे हम सही कर सकते हैं। उसके तमाम टेक्निक्स Purify हैं लोग, हाँ बहुत सारे टेक्निक्स हैं। जैसे कि जो वाटर एजेंसीज हैं देश में, जो बड़े संस्थान हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं, मगर हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इसमें जिस स्तर पे काम करना चाहिए उस स्तर पे काम नहीं कर रहे हैं। आर्सेनिक वाटर का मुद्दा जब मैंने देखा, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, तो आंखों में आंसू आ गए केसेस को देख करके, किस तरीके से लोग पीड़ित हैं, उनके पास में कोई रास्ता नहीं है बचने का। मतलब एक होता है कैंसर, एक होता है आर्सेनिक की वजह से कैंसर। अगर आप कैंसर को पेनफुल मानते हो तो यस। एक गांव है, एक विलेज है बंगाल में, उसको विडो विलेज कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं सब के सब विधवा हैं वहाँ पे, बिकॉज ऑफ आर्सेनिक ओनली। फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं है, फिर भी ना तो गवर्नमेंट उसको लेकर के बहुत ज़्यादा काम कर रही है। कि भारत में मैंने कहा ना कि अगर लोकतंत्र में एक व्यक्ति का अगर वोट की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो एक व्यक्ति का सेंटिमेंट भी होना चाहिए। और मैं कहता हूँ ना कि डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज द डेमोक्रेसी राइट नाउ, बिफोर इलेक्शन हाउ टू यूज द पीपल, एंड आफ्टर इलेक्शन हाउ टू किल द पीपल, दैट इज द राइट पार्ट डेमोक्रेसी इन 21st सेंचुरी।
मैं जहाँ प्रॉब्लम्स है, मगर मैं बहुत कम उम्र में काम कर रहा हूँ, और एक बात को आप समझिए कि इसीलिए मैं R&D में आ रहा हूँ, रिसर्च एंड डेवलप में आ रहा हूँ, और इससे बहुत लोगों को तकलीफ़ हुआ, बहुत सारे प्रोफेसरों साइंटिस्ट को तकलीफ़ हुआ, तो मैंने उनके साथ पूरी तरह डिस्कनेक्ट कर लिया कि R&D पे आप कैसे काम कर सकते हैं। मैंने उनको एग्जाम्पल दिया कि श्वेत जो रेवोल्यूशन लाया, वाइट रेवोल्यूशन, इज कम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन स्वामीनाथन कम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव ऑन 21st सेंचुरी इफ यू हैव बिग एग्जाम्पल इन दिस कंट्री। तो इन्हें प्रॉब्लम्स है, इन्हें ये भी प्रॉब्लम्स है कि हम नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज को सपोर्ट क्यों करें, और नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज क्यों किसी R&D को आगे बढ़ाए। अब मेरा पूरा जीवन इसमें लगा है, और मैं एक बड़े बदलाव के साथ हूँ, और मैंने कहा कि नदी मेरा सेंटिमेंट ही नहीं है, मेरे जीवन का पूरा हिस्सा है। मैंने कहा पर्यावरण मेरे लिए युद्ध है, और इस युद्ध के बीच मुझे मरना पड़ा तो मैं मरूंगा भी, लड़ना पड़ा तो लड़ूंगा भी, मैं रुकूंगा नहीं। और इसलिए हम सभी लोग सेम एज के हैं, मैंने जीवन दिया है, और इसीलिए दिए कि वो सेंटिमेंट, आप कहते हैं ना कि जब मैं खोंगा में गया तो आदिवासी का क्या जीवन, वहाँ पे रो रहे हैं, वहाँ बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तमाम तरह के क्राइम है जो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से कराते हैं, उनका जवान बेटा मर जाता है, ऐसे ही लाश पड़ा हुआ है, उसको कोई उठाने वाला, उस स्थिति को मैंने खोंगा और जसपुर में देखा। मैं काफ़ी घूमा, तो वो जो सेंटिमेंट है उसको ठीक करने के लिए हम लोग को खड़ा होना चाहिए। अब हम लोग बिलीव करेंगे कि somebody will do, that is also problem. Why not? We are able to define everything. We are able to resolve the issues. अभी जो धराली में जो क्लाउड बस्ट हुआ है उसके पीछे क्या रीज़न था, और कितना ज़्यादा वहाँ पे डैमेज हुआ है? देखिए, आपने कहा ना कि धराली में, मैंने बात किया कि क्लाउड बस्ट क्या है। हमने कहा कि आप पहाड़ों के ऊपर इलीगल माइंस करेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, और जब क्लाउड बस्ट कभी हमेशा होता नहीं है, और जब होता है तो क्या है वो समझा दीजिए एक बार बेसिक में। क्लाउड बस्ट ये है कि जो जल है, वर्षा का स्तर अचानक बढ़ जाना, किसी इलीगल एक्टिविटीज नेचर के साथ करते हैं तो अचानक इतने फोर्सफुली बढ़ जाता है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते, और फोरकास्टिंग होता है। जैसे आपने कहा कि इतने लोग अचानक क्यों, तो क्लाउड बस्ट एक तरह का विस्फोट है, जो वर्षा विस्फोट उसको कह सकते हैं। और वो विस्फोट 100 mm 200 mm तक चला जाता है, उस रफ्तार में आप बच नहीं सकते हैं। तो इसका समाधान यही है कि आप पहाड़ों के बीच, ग्लेशियर्स के बीच बहुत ज़्यादा उसको डिस्ट्रक्शन नहीं कीजिए, और नेचर के साथ डिस्ट्रक्शन जो पहाड़ों के बीच हो रहा है उसी के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब ये जो माइंस हो रहे हैं, जो इतने सारे रोड्स बन रहे हैं, तमाम चीज़, पेड़ कट रहे हैं, पहाड़ तोड़े जा सारा रहे चीज़ हैं, उसमें पूरी इकोलॉजिकल प्रोसेस है। अच्छा, कोई नेचुरल डिजास्टर जब होता है तो तब आम सिटीजन के पास में कौन कौन से राइट्स होते हैं एक्सरसाइज करने के लिए? मतलब कहीं पर लाइक कहीं बाढ़ आ गया या फिर वहाँ पे देखिए, आर्टिकल 21 जो है वो राइट्स देती है, राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ, उसमें बहुत सारे क्लाउज हैं। आर्टिकल 21 ही इसके लिए सुटेबल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में, तो उन्हें बहुत सारे राइट्स हैं। तो मगर उसके बीच क्या है कि गवर्नमेंट और जो वहाँ के लोकल ऑथोरिटीज़ हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होंगे, वो कितने उन्हें हाईलाइट करते हैं, कितना ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आर्टिकल 21 क्लॉज पूरी राइट्स देता है, उसमें लिखा हुआ है डिटेल में, हाँ, डिजास्टर डिटेल्स में आपके पास क्या क्या राइट्स होते हैं। ये कोई राइट ऑफ रिलीफ भी है, उसी का हिस्सा है। क्लॉज 21 में बहुत सारे हैं, आर्टिकल 21 और अगर किसी को ये ना मिले, राइट्स ना मिले, तो कंप्लेन कहाँ कर सकता है? अगर राइट्स ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ कंप्लेन कीजिए, नहीं तो एक राइट्स तो आपके पास है RTI, अच्छा, उस पर डायरेक्ट आप कर सकते हैं। मगर जब कहीं डिजास्टर होता है तो गवर्नमेंट तो फोरकास्टिंग पहले कर लेती है। आजकल IMD बहुत अच्छा काम नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि लोगों को बोला जाता है कि हम आपको मुआवजा देंगे और बाकी चीज़ें देंगे, लेकिन वो फिर टाइम मिलता नहीं है, या फिर जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं, वो उतने एक्टिवली काम नहीं कर पाते हैं उसको लेकर के। तो नहीं, मैंने कहा ना कि डिजास्टर रिलीफ सेंटर है हर डिस्ट्रिक्ट में और हर स्टेट लेवल पे है, और इसे कंट्रोल जो है जो नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर रिलीफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर फंड, तो ऐसे तमाम एजेंसीज हैं। तो ये एजेंसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी। नहीं होता है तो आप वहाँ कीजिए, अगर यहाँ से लोग नहीं सुन रहे RTI फाइल कीजिए। जी। तो ये तरीका यही है।
मगर मुझे लगता है कि सरकार अब इस लेवल पे सक्षम है और लोगों को कॉपरेट पूरी तरह से करती है। और आप देख रहे हैं आजकल फ्लड कहीं आता है तो 2 मिनट में हेलीकॉप्टर लग जाते हैं, एनडीआरएफ टीम लग जाता है। जी तो जी ये चीज़ें अब भारत में देखने को मिल रहा है, दे आर हाईली एक्टिव, गवर्नमेंट एजेंसी और नॉन गवर्नमेंट आल्सो। जी। एक चीज़ और है कि जब जैसे बाढ़ आता है या कोई नेचुरल क्लाइमेट डिज़ास्टर जब आता है तो उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा डैमेज होता है। न्यूज़ में आता है कि 300 करोड़ 500 करोड़ का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डैमेज हो गया। तो जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो एग्जैक्टली क्या इंफ्रा होती है वो? मतलब सरकार का होता है, प्राइवेट होता है? क्योंकि हम बोल देते हैं कि 300 करोड़ का हमारा प्रॉपर्टी डैमेज हो गया लेट से, बट उसमें तो जैसे कि मेरा घर अगर होता वहाँ पे तो वो भी डैमेज हुआ तो उसमें भी 40-50 लाख रुपए वो भी काउंट हुए उसमें नहीं। तो वो एग्जैक्टली रेशियो क्या होता है पब्लिक और प्राइवेट का? देखिए, गवर्नमेंट के पास सारी डेटा है कि आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, आप कहाँ हैं, आपकी ज़मीन कितनी डिसमिल्स में है, घर कितने बने हुए हैं, दे नो एवरीथिंग। तो एक अनुमान वो लगाते हैं कि गवर्नमेंट एजेंसीज अगर है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज अगर, इंडस्ट्रीज़ है, तो होता है ना कि ये इंडस्ट्रीज 100 जी करोड़ का, जी ये घर 10 करोड़ का। तो एक फोरकास्टिंग होता है, उस फोरकास्टिंग पे प्रोडक्शन करते हैं, उस बेसिस पे प्रोडक्शन करते हैं और वो एक अनुमान लगाते हैं। और जैसे अनुमान मैंने कहा कि आपने कहा कि 300 करोड़ का है या 200 करोड़, वो इसलिए कि जब उन्हें भत्ता देना पड़ता है तो उसी के आधार पे वो एनालिसिस करते हैं कि कैसे मैं रीपेमेंट करूं इनको और इनको स्टेबल करूं। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मुआवजा मिलता है? हाँ, मिलता है। कितना मिलता होगा जो भी approx? जिस तरह से उनको डैमेज होता है उस तरह से सरकार जो एनालिसिस करती है और जो सक्षम होती है, जैसे सरकार भी सक्षम होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट कितना सक्षम है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना सक्षम है, तो उस तरह से उनको मुआवजा मिलती है। ओके। मान लीजिए कि कोई जाता है उत्तराखंड घूमने के लिए, जैसे अभी धराली में हुआ फॉर एग्जांपल, और वो धराली में हुआ, इसके पहले अभी हिमाचल में भी हुआ था एंड देन उत्तराखंड के अन्य भागों में भी हुआ। तो उस समय कोई घूमने जाता है और लेट से कि ऐसे ही किसी डिज़ास्टर का वो शिकार हो जाता है, तो उस समय उसके पास में क्या क्या रास्ते होते हैं वहाँ से बचने के? देखिए, सबसे बड़ी contact चीज़ है करेगा कि वो? आप जब डिजास्टर में हैं, मैं एक चीज़ और कहता हूँ कि अगर अब सिचुएशन ऐसा है तो आप कहीं जाते हैं तो आप एक इन्फॉर्मेशन दीजिए। जी अब मैं कहीं घूमने गया, किसी के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, मेरे साथ ऐसा डिजास्टर हुआ कि मैं बचा ही नहीं, कैसे लोगों को पता चलेगा? सही बात। तो सबसे पहली चीज़ है कि या तो आपके फैमिली या लोग या दोस्त जो भी है कि इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि आप यहाँ हैं। दूसरी चीज़ है कि डिजास्टर हुआ, पैर टूटा, हाथ टूटा या कुछ भी हुआ, किसी तरह घटना हुआ, रेस्क्यू टीम को इन्वॉल्व कीजिए। रेस्क्यू का पूरा नंबर है, उसमें नंबर है कि 100 100 जो भी है, जी आप डिजास्टर टीम का नंबर होता है, आप नंबर पे कॉल कीजिए, आप बताइए। अच्छा। तो सबसे पहला संपर्क है वो रेस्क्यू से कीजिए ओके और रेस्क्यू एजेंसी डिजास्टर में तुरंत पहुंचती है। ओके तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप रेस्क्यू कहीं जाते हैं, सिचुएशन ख़राब है, तो आप सारे नंबर डिटेल्स रखें, इन्फॉर्मेशन रखिए। और दूसरी चीज़, अगर गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है कि अभी आप 4 दिन नहीं घूमे तो आप नहीं घूमिए, जी इसको भी मानना है। और हम लोग अक्सर नहीं मानते, जी हम लोग को ये लगता है कि अरे उत्तराखंड में हुआ तो जरूरी नहीं कि देहरादून में ऐसा होगा। जी मगर जब गवर्नमेंट की फोरकास्टिंग है तो गवर्नमेंट नहीं बोल रही, उसकी एक पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है, वो वेदर स्टेशन वाले लोग बता रहे हैं, वो IMD डेटा रेडी कर रहा जी है। तो वो चीज़ों को हमें थोड़ा सा, हमें ईमानदार भी रहना होगा और हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड भी रहना होगा कि अगर हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो उसके पहले हम कैसे क्या चीज़ अपने पहले उसकी इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। ओके। और अगर मान के चलिए कोई घूमने जाता है और उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसके जो रिलेटिव्स हैं वो कैसे पता करेंगे उसके बारे में? देखिए, रिलेटिव किसी तरह का अगर प्रॉब्लम्स होता है तो वहाँ की रेस्क्यू टीम तो पता होता है। अगर आपकी मान के चलिए कि आपकी बॉडी डेथ हो गई और बॉडी नहीं मिला तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन दिया नहीं। अगर आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप वहाँ पहुँचते, बहुत सारा तरीका, आपके मोबाइल है, मोबाइल से लोकेशन पता चल सकता है, या फिर दूसरा तरीका है कि आपका इन्फॉर्मेशन हो या आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, या फिर फैमिली को पता है कि वहाँ गया और किसी तरह का डिजास्टर है। तो ये सब तमाम चीज़ें, मैं कहा कि रेस्क्यू ही सबसे बिगेस्ट जो अप्रोच है वो है कि रेस्क्यू टीम के कनेक्ट रहें आप। जी। अच्छा, अभी हमने दिल्ली की बात की। दिल्ली में जो हमने पूरा डिस्कशन किया कि यहाँ पे भट्टी बन जाती है, तो दिल्ली से भट्टी नहीं बनती है, फ्रीज़र ही बन जाती है। तो गर्मियों के टाइम पर तंदूर बिल्कुल ही, और ठंड के टाइम पर वहीं यहाँ पे इतना ठंड पड़ता है, कड़ाके की ठंडी पड़ती है कि सब कुछ जम जाता है।
तो ये जो वेदर पैटर्न है दिल्ली का, कभी ठीक होगा, कोई उम्मीद है? देखिए, दिल्ली को आपने मैं बताया ना, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जी। जब देहरादून का क्लाइमेट ठीक नहीं हो रहा है, जब आपका हिमाचल का क्लाइमेट डिस्टर्बेंस है, तो आप दिल्ली के बारे में कैसे सोच सकते हैं? इसलिए दिल्ली में तो एक नदी है, वो नाला बन गया है जी। और दिल्ली के नदी को नाला बनाकर उसे वृंदावन में पंचामृत समझ के पी रहे हैं लोग। ये क्या, ये आपका राइट्स है? दिल्ली के नदी को आप मलमूत्र बना दिए, इट्स बिकम ए नाला जी। और कोई अगर ये आके कहता है कि मैं 2 साल में ये कर दूंगा, वो वैसे नहीं होता है। अगर 2 साल और 1 साल में नदी ठीक हो जाती ना, तो फिर नदी का नाम नदी नहीं होता। नदी एक बहुत बड़ी ब्रह्मांड की प्रक्रिया है। नदी कोई ह्यूमन बीइंग की प्रक्रिया नहीं। तो जिसको आपने बनाया नहीं, उसको कैसे आप सुधार दें? इट विल टेक मोर टाइम, लॉन्ग टाइम। और आपने कहा कि दिल्ली के क्लाइमेट, देखिए दिल्ली जिस तरह से गिरा हुआ है, एक तरफ आप हरियाणा देख रहे हैं, एक तरफ आप देहरादून देख रहे हैं, एक तरफ आप हिमाचल देख रहे हैं, तो दिल्ली जैसे घिरा हुआ है, एक तरफ आप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, तो दिल्ली में हर तरह का मौसम है। आपने सही कहा कि दिल्ली तंदूरी भी है, दिल्ली फ्रिज भी है। तो दिल्ली में ये बदलाव लाना बहुत टफ है, क्योंकि टफ है कि अगर आप दिल्ली को समझते हैं, दिल्ली बहुत छोटा है, तो जो अलग अलग इसके स्टेट की कनेक्टिविटी है, वहाँ की क्लाइमेट पे दिल्ली का क्लाइमेट निर्भर करता है। और दिल्ली अब इतनी डेवलप हो चुकी है कि अब दिल्ली में आप क्या करेंगे? दिल्ली में पेड़ लगाने का जगह नहीं, दिल्ली में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, दिल्ली में गाड़ियाँ बढ़ रही है। आप दिल्ली को कैसे बचाएंगे? क्या एग्जाम्पल है आपके पास? दिल्ली में लोग बोल रहे हैं कि मैं आज बरसात करवा दूंगा। अब दिल्ली में नेचुरल बारिश की बात हो रही। नेचुरल बारिश कराने का, अननेचुरल प्रोसेस लाने का मतलब ही डिजास्टर है। जी। अब मेरा मेन कंसर्न ये है कि इससे मोदी जी हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या सारी मिनिस्ट्री है, कैबिनेट है, सारे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो सारे दिल्ली में बैठते हैं। सारे मेजर मीडिया हाउसेस जो हैं वो सारे के सारे दिल्ली में अवेलेबल हैं। इसके बाद भी गवर्नमेंट अपने स्पीचेस में, लेट्स से कि अगर कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो नॉट नेसेसरली कि मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आप बात उठा लो, सबके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में ही हैं कहीं ना कहीं। वो कभी भी अपने पब्लिक स्पीचेस में ना तो इन्वायरमेंट की बात करते हैं, ना ही क्लाइमेट चेंज को लेके कोई डिस्कशन करते हैं कि वो जनता के बीच में अवेयरनेस फैले या कुछ भी हो। एंड जो मीडिया हाउसेस हैं ना, वो कोई डिस्कशन करते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के। तो यही मेन कंसर्न है कि आप वो वहीं रह रहे हैं, उनको पता है कि ये अब जगह ख़त्म होने वाली है एक तरीके से। अब अगर 50 डिग्री टेम्परेचर चला गया है आज, तो अगले 10 साल में 60 जाएगा, फिर 70 जाएगा। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में अगले 5 साल 7 साल के बाद कोई नहीं रह पाएगा। नहीं, ये बात आपकी सही है। अभी जैसे आपने कहा, जिस बात को किया कि सारे मिनिस्टर से, हाँ, सारे बड़े स्टेक होल्डर, आपको पता है अभी तक मीडिया क्लाइमेट को लेकर शो नहीं चलाती है। वाई? बिकॉज देयर इज नो पीआर। जी। पब्लिक इतने छोटी छोटी चीज़ों और सेंटिमेंट के बीच है कि उसे जीवन छोटा लग रहा है जी। जीवन की चीज़ों से दूर है वो जी। और पीआर नहीं है, कैपिटलिज्म कॉन्सेप्ट नहीं है। और जब क्लाइमेट कैपिटलिज्म कॉन्सेप्ट बनेगा तो सारे मीडिया क्लाइमेट को दिखाएंगे जी। अभी एक दिन बरसात से भर जाए पानी तो वो मीडिया दिखाएगा, मगर वो क्यों भर रहा है, नहीं भरना चाहे, उसके पीछे क्या काम है, उसको नहीं दिखाएगी। और आपने देखा इतने सारे नेशनल मीडिया हैं, ये शो चलाते हैं, क्लाइमेट का शो नहीं चलाते। इन्हें तो शर्म आनी चाहिए जी। इस बात से शर्म आनी चाहिए कि देश जल रहा है। जलने का मतलब ये नहीं होता है, जलने का मतलब है कि क्लाइमेट आपके लिए सूटेबल नहीं है। दिल्ली 45 डिग्री सेल्सियस जा रही है, 44 आप नॉर्मल समझ रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, अभी दिल्ली के लोग अब दिल्ली में इन्वेस्ट करने के पहले 4 बार सोच रहे हैं कि मुझे बेंगलोर में रहना चाहिए कि मुझे पुणे में रहना चाहिए। अब वो सोच रहे हैं इस बात को बिल्कुल कि मुझे नॉर्थ ईस्ट में चला जाना चाहिए, क्योंकि अब ये चीज़ भी रिसर्च तो ये बता दिया ना कि कौन सा शहर कहाँ आप अच्छे से रह सकते हैं, कहाँ की टेम्परेचर कितना अच्छा है। अब इस तरह से नए जो पीढ़ी है वो सोचने लगे जी। और ये बहुत खतरनाक है कि अगर अब इस तरह से सोचने लगे तो वही हाल आज जो उत्तराखंड का है, वो छोटे छोटे जगह उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अब AI और मशीन लर्निंग इतने आगे चले गए हैं कि अब आप गाँव में भी रह के टेक्नोलॉजी से काम कर सकते हैं। और ये जब गांव में ये पॉपुलेशन एक बार अचानक शिफ्ट होगा और इसकी लाइफ स्टाइल पूरी फैशन बेस्ड है, ये पूरी तरह भारत को तबाह कर देगा। और ये बहुत संकट का विषय है और इस पे हम लोग नहीं फोकस कर रहे हैं
जी। तो गवर्नमेंट को इस बात को सोचना चाहिए कि हम किसी भी एजेंसीज को डेवलप कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन को डेवलप कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द बिगेस्ट पैरामीटर होना चाहिए। बच्चे को स्कूलिंग्स में क्लाइमेट चेंज एक सब्जेक्ट के तौर पे होना चाहिए और आउटरीच होना चाहिए कि कोई भी बच्चे बेसिक एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन के बीच क्लाइमेट चेंज आउटरीच कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बच्चे प्लांट्स लगाएं, फॉरेस्ट जाएं, एनिमल्स के साथ जाएं, जू में अध्ययन करें। और ये आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, ये पैरामीटर नहीं, आप लैंग्वेज भी पढ़ रहे हैं तो यू शुड बी प्लांट द ट्री जी। तो ये कॉन्सेप्ट को डेवलप करना होगा, क्योंकि हर एक जनमानस के बीच जब इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा, नेचर अभियान भी नहीं है, नेचर जीवन है। इसको अभियान भी नहीं समझिए कि मैं अभियान चला रहा हूँ, ये एक जीवन है, जीने का कला है। और इसे अगर आज हम एक वृक्ष लगाते हैं तो 1 लाख जीव जंतु रहते हैं उसमें। आपको 10 लोग का नाम पता है, क्योंकि हमारी नॉलेज कैपेसिटी उतना है, तो हम 10 तितली का नाम बताएंगे, ह्यूमन बींग का नाम बताएंगे, कुछ जानवर्स का नाम बताएंगे, कुछ फ्रूट्स का नाम बताएंगे, मगर उसकी जैविक प्रक्रिया में बहुत सारे जीव जंतु। तो हमें लगता है कि इस आधार पे सोचने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, स्वच्छता बनाए रखने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बात हो कि मोदी जी का, तो मोदी जी काफ़ी हद तक इस सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मगर मैंने कहा ना कि जब लंबा हम गंदगी 100 साल से कर रहे हैं तो 5-10 साल में चीज़ें में बदलाव नहीं आ जाएगा। कम से कम अभी भी समय है कि बदलाव की तो बात, जैसे नमामि गंगे शुरू हुआ, एटलीस्ट लोगों को पता चला। लेट्स से जब हमने स्टार्ट किया था स्वच्छ भारत अभियान, तो लोगों को पता चला। तो वैसे ही अगर हीट वेव है तो उस पर बात करना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा ना सही, कम से कम बात ही हो, डिस्कशन ही हो, लोग धीरे सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएंगे। हो सकता है कि हम टेम्परेचर को कम नहीं कर सकते, बट हो सकता है कि जहाँ पे है वहीं पे फ्रीज कर सकते हैं, उसको स्टेबल कर सकते हैं कि चलिए 50 डिग्री आ रहा है तो 50 डिग्री तक ही रहे। वरना लेकिन जैसा मुझे दिख रहा है, दिल्ली अगले 10 सालों में शायद ही रहने लायक रह जाए। तो जो भी बिजनेसेस हैं वो यहाँ पे नया बिजनेस सेटअप करने के बजाय अभी से ही निकलना स्टार्ट कर दे तो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि फिर सस्टेन नहीं कर पाएंगे आगे। नहीं, वो चीज़ आपका सही है, क्योंकि आप जो बड़े इंस्टीट्यूशन जो रिसर्च कर रही है क्लाइमेट पे स्पेशली, जो एजेंसीज हैं वो एजेंसीज पूरे AC लगाए हुए। जी बिल्कुल। तो आप डिस्को में बैठ के खिस्से पे बात ही कर सकते हैं जी। आपने अपने जो एक एरियाज है उसको नहीं बदल पाया और आप बड़ी बदलाव की तरफ हैं जी। तो ये हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये हमें समझना पड़ेगा कि मुसीबत क्या है। बहुत लोगों को ये भी मानना है कि अरे प्लांट क्या जरूरी है, बहुत प्लांट है। तो प्लांट सिर्फ ऑक्सीजन के लिए जरूरी नहीं है, प्लांट पे जीव जंतु रहते हैं, प्लांट से मेडिसिन बनता है जी। प्लांट को सिर्फ आप ऑक्सीजन के लिए नहीं मानिए कि वो टू ही है प्लांट जी। प्लांट नहीं रहेंगे तो मेडिसिन कहाँ से आएंगे? सही बात है। प्लांट्स नहीं रहेंगे तो जो इकोलॉजिकली जो सिस्टम है इकोलॉजी का, वो कैसे सस्टेन करेगा? जीव जंतु पशु पक्षी कहाँ रहेंगे? सारे चीज़ों को हमें समझना होगा। और ये पूरी ऑक्टोपस मॉडल है, मैंने कहा ना कि इन्वायरमेंट ऑक्टोपस मॉडल, ये अपने बीच पूरी ब्रह्मांड को बॉन्ड करता है, जोड़ता है। उस समावेश को मल्टी डाइवर्सिफाइड होने के बावजूद एक जगह स्थिर करता है, वो है नेचर, वो है पर्यावरण। और उसे हमें बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। लंबे समय से नेचर ने अपने तरीके से बचाया, अब नेचर के साथ हम साइंस को अनप्रिडिक्टेबल लेवल पे इतने ज़्यादा इन्फोर्समेंट कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लम्स कर रहा है जी। जैसे आप वी आर वेरी हैप्पी विथ, आप अगर मेट्रो भी बना रहे हैं तो माइंस हो रहा है, आप ज़मीन के नीचे उसको खोद रहे हैं तो उससे भी तो डिस्टर्ब होता है। उसके बीच जो जीव जंतु हैं, तमाम चीज़ें हैं, कई प्लांट्स हैं, रूट्स हैं, तमाम जीव गतिविधि है, वो तो डेंजर ही होता है। फिर अगर आप मेट्रो चलाते हैं तो उससे कंपन आता है, अगर कंपन आता है तो उसके बीच जो है पेड़ पौधे तमाम चीज़ को पनपने नहीं देगी, उसकी इकोलॉजी को डेड कर देगी। तो प्रॉब्लम्स बहुत अलग अलग लेवल पे है। और अब हम लोग की आदत क्या हो गई, घर के सामने गाड़ी, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। अब इस पे सॉल्यूशन ढूंढना बहुत मुश्किल है, मैं खुल के बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप इसे एकदम बहुत आराम तरीके से समझिए। अच्छा, अब आपके हिसाब से कौन कौन से शहर हैं, अभी अगर 3 शहरों की बात की जाए जहाँ पे कि क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से अगले 50 साल नॉर्मल रहने वाले, जहाँ लोग रह सकते हैं आराम से? देखिए इस स्तर पे तो मैं एक तो आप पुणे को ले सकते हैं। पुणे की वहाँ पर भी लेकिन वाटर क्राइसिस का, हाँ वाटर का है क्राइसिस, मगर टेम्परेचर ये सब लेकर अगर कंपेयर टू चेन्नई करें जी, पुणे है, बेंगलोर है जी,
और नॉर्थ ईस्ट में असम को ले सकते हैं। असम, अच्छा, ओके। ऐसे और सिटीज़ हैं जैसे रांची है, वहाँ भी अभी क्लाइमेट बहुत अच्छा है झारखंड में। जी, रांची बहुत अच्छा हाँ, है। वो हैं, वो सही है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस नहीं है। वहाँ रेगुलर बट बारिश होती है थोड़ी थोड़ी करके, हाँ, तो टेम्परेचर मौसम के सही कारण रहता है। तो ऐसे हैं 3-4 सिटीज़ हैं। देहरादून हाँ, देहरादून इट्स ओके, ले इट्स सकते हैं। राइट नाउ, इट्स ओके। और अच्छा। आपने सही पॉइंट बोला, जी। मैं बिछड़ रहा था, देहरादून 3rd ग्रेड पे है। अच्छा हाँ, देहरादून है और देहरादून सही है। अच्छा। हाँ, देहरादून और उत्तराखंड दोनों आता है, मगर हाँ देहरादून को आप मान, क्योंकि आपने शहर का बात किया। जी जी जी। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई सारे बिलियनियर्स पे क्या? कई सारे बिलियनियर्स हैं, हाँ। उद्योगपति, इन्वायरमेंटल इंडस्ट्रियलिस्ट, तो उनके ऊपर में काफ़ी इल्ज़ाम लगता है कि वो, जैसे माइनिंग है तो आपको पता ही है माइंस के कॉन्ट्रैक्ट किसके पास जाते हैं मोस्टली आज की डेट पे, या फिर कोई किसी भी तरीके का जो डेवलपमेंट वर्क होता है, चाहे वो भी अपने हाइड्रो प्लांट्स की बात करी या बाकी चीज़ों की। तो इसमें एक तो बड़ा सवाल है कि सरकार को तो पता है कि अगर हम ऐसी जगहों पे, क्रिटिकल प्लेसेस पे अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके बाद भी गवर्नमेंट कैसे दे देता है इजाज़त वो करने के लिए? देखिए, मैंने कहा ना कि 21वीं सदी क्रांति का दौर है, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, जी साइंटिफिक डेवलपमेंट कहते जी। हैं। और इसके पीछे सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, इसके पीछे आम आदमी नहीं होता है। हम्म। और बड़े एजेंसी को मिलना एक प्रेशर होता है, वो कॉरपोरेट का प्रेशर है, वो प्रेशर फिनेंशियल स्टेबिलिटी का है, वो प्रेशर है वोट बैंकिंग का है, सारे चीज़ इसमें जुड़े हुए हैं। वो प्रेशर है फंडिंग का, तो सारा चीज़, क्योंकि होता क्या है कि अगर हम लोग उस लेवल पे नहीं जाते हैं तो उसके अगेंस्ट सोचते हैं। मगर जब मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब मैं कॉलेज में इलेक्शन लड़ा था गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो मैं इलेक्शन कमिश्नर जब तक नहीं बना था तो मैं बच्चे के साथ रहता था। जैसे ही मैं इलेक्शन कमिश्नर बना तो मैं कहा ये सब बच्चे क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो जब तक हम उस लेवल पे कैपिटलिज्म को नहीं ऑब्जर्व करते हैं या नहीं गेन करते हैं, तब तक हमें लगता है ये गलत है वो सही है। मगर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना पड़ता है, तो उसके कारण एक मनी का बहुत बड़ा इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और गवर्नमेंट को अभी है कि डेवलपमेंट है और पैसे होना चाहिए, कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसकी मापदंड है और इसी मापदंड के अनुसार यहाँ पे बोला जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अप्रोच लेना चाहिए, एक तो वो बोला जाता है, तो वो एग्जैक्टली कैसे लिया जा सकता है? देखिए, उसने क्या है ना कि 1/3 एरियाज ऐसे बना दिए हैं कि इतने % एरियाज को आप सस्टेनेबिलिटी पे यूज कीजिए। आप इंडस्ट्रीज है तो वाटर है, उसको वाटर को ट्रीट कीजिए। अगर प्लांटेशन कितने में लगा सकते हैं उसको कैलकुलेट करके, आज सारा चीज़ टेक्नोलॉजी आ गया है, वो बता देंगे कि भाई GIS से आपको इतना करना है, इतने प्लांट्स लगाने, वो रेडी हो जाता है पेपर पे। मगर उससे प्रॉब्लम्स इसलिए जनमानस में आता है कि जो व्यक्ति उस गांव के अगल बगल आज़ादी से जी रहा था, जो जीव जंतु आज़ादी से रह रहे थे, वो इकोलॉजी का प्रॉब्लम आता है। अच्छा। जैसे कोई जानवर अगर 1 एकड़ का एरिया, छोटा एरिया, तो वहाँ 20 जानवर घूम रहे थे, अब आप उसमें बाउंड्री करेंगे तो वो सेंटिमेंट गड़बड़ होता है। अच्छा। तो नेचर डिस्टर्बेंस तो होता ही है, मगर एक प्रेशर है, ये प्रेशर जो है ये कैपिटलिज्म का प्रेशर, और कहीं कहीं पब्लिक प्रेशर भी बनता है। जैसे पब्लिक को कहते हैं कि हम यहाँ इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं और आपको रोजगार मिलेगा, तो अब पब्लिक विरोध करती है कि यहाँ खुलना चाहिए, ये भी है। तो कहीं कहीं सेंटिमेंट दोनों जगह है, कहीं हाइड्रो पावर हो रहा है तो कहीं पूरी विरोध में है। जैसे आप बिहार के बाढ़ में जो NTPC का है वहाँ प्लांट लगा, तो बहुत सारे विरोध में, बहुत सारे सपोर्ट में है। मगर कैपिटलिज्म का ये कॉन्सेप्ट है कि वो सारे चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। अच्छा। क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं उनके साथ काम करना होता है जी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर। ओके। कैपिटलिज्म की बात करें अगर, तो फ़िलहाल इंडिया में एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है BCCI, जो IPL ऑर्गेनाइज करता है। हाँ। कैपिटलिज्म के सबसे ऊपरी वाले क्या कहते हैं, टॉप पे बैठा हुआ है। तो वो उनका एक प्रोग्राम था कि वो हर एक डॉट बॉल पे IPL में कुछ 500 पेड़ लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? देखिए, उनका तो वो ग्रीन कैप को लेकर वो काम कर रहे हैं, और उनका मानना है कि जितने डॉट्स बॉल होते हैं उस पर टाटा भी इन्वॉल्व है इसमें, आपको पता है। जी जी।
वो बेसिकली क्या है कि वो टैक्स को लेकर ही काम करते हैं। जो टैक्स होते हैं उस टैक्स को कन्वर्ट करके वो प्लांटेशन पे उसको आगे बढ़ाते हैं। मगर अभी तक उन्होंने किसी एजेंसीज और किसी चीज़ को मैनिफेस्टो को आगे नहीं लाया है जिससे ये इंक्वायरी फेथफुली जो है आम जनमानस के लिए पता चल पाए। अच्छा। कई लोग मुझे भी कहें कि आप निशांत आप काम कर रहे हैं, आप धरती इंटरनेशनल काम कर रही प्लांटेशन ड्राइव, तो मैंने कहा कि अभी तक कुछ ऐसा सोर्स कोड मैंने नहीं देखा जहाँ पे हम ऑथराइज तरीके से कनेक्ट हो पाएँ और काम कर पाएँ। अच्छा। तो अभी तक इस शायद आप भी सर्च कर रहे होंगे, चीज़ें बहुत क्लियर नहीं है। अच्छा, वनतारा को लेके क्या व्यू है आपका? क्या वनतारा? हाँ, अच्छा, वो जो जामनगर की बात जी, आप जामनगर में जो वनतारा है उसको लेकर। देखिए इसमें तो एक प्रॉब्लम्स ये है, और आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी प्राइवेट एजेंसीज को ये राइट्स नहीं मिलना चाहिए, ऐसा हम लोग को लगता है। मगर अगर इन्वॉल्व हैं, लोग काम कर रहे हैं, तो उनका मानना है कि वो कंजर्वेशंस के लिए काम कर रहे हैं। और होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति उस लेवल पे इकोनॉमिकली सक्षम है तो वो कर सकता है, और ये इंटरेस्ट भी होता है। रिलायंस इस दिशा में काम कर रही है, और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि देश में इस तरह के लोग, बड़े कैपिटलिस्ट जो हैं, वाइल्ड लाइफ संरक्षण की बात कर रहे हैं। तो देखिए दो सेंटीमेंट है, हमने कहा ना कि एक सेंटीमेंट ये है कि पब्लिक सेंटीमेंट होता है। किसी हाथी किसी इलाके में रह रहा है, कोल्हापुर और सोलापुर में, अगर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, उसको रिप्लेस करेंगे तो पब्लिक के बीच अलग अलग सेंटीमेंट आ जाएगा। होपफुली आप ये मानिए कि इतने बड़े इलाके में इतने तरह के 3 लाख से ऊपर वहाँ एनिमल्स हैं जी, उनको संरक्षण दे रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि उस संरक्षण के बीच बहुत सारे एजेंसीज कमेटी को भी रखना चाहिए, जो कमेटी एक्सटर्नल हो और उस कमेटी के साथ उसका डिसीजन हो। तो थोड़ा सा जो ट्रांसपेरेंसी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर वो कोई भी देश में कोई भी व्यक्ति अगर संरक्षण पे काम करना चाहता है तो उसकी फ्रीडम होनी चाहिए, मगर उसके बीच जो ऑथेंटिफिकेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ट्रांसपेरेंसी जो है, उसको बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे तो लोग तो वही गलत सोचेंगे। अगर आप गलत नहीं तो चीज़ों को ओपन कीजिए जी, मेरा ये मान। प्रशांत किशोर को लेकर आपके क्या ख्यालात हैं, खासकर किस बिहार पॉलिटिक्स को लेकर के? देखिए पॉलिटिक्स और बिहार के बीच जब हम बात करते हैं, बिहार लंबे समय से, मैंने कहा कि एक रेवोल्यूशन से जो निकल के आता है वो बिहार का नेता बनता है। जैसे अभी बिहार में आप देख रहे हैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से 3 लोग आए, जिसमें एक नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और एक लालू यादव, और लंबे दौर तक इन तीनों लोगों ने बिहार पे शासन किया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पे, लालू यादव भी मुख्यमंत्री के तौर पे, और रामविलास पासवान भी मंत्रिमंडल के बीच अपनी चीज़ों को स्थापित रखें। इन सारे लोगों के बीच प्रशांत किशोर का आना, प्रशांत किशोर जी का इन्वॉल्वमेंट पब्लिक के बीच अच्छा है, यूथ के बीच अच्छा है, मगर आप कम समय में जो इफिशिएंसी रेट देख रहे हैं वो मुश्किल है। पब्लिक आपका साथ देगा, आपके साथ सवारी करेगा, घूमेगा, मगर जब वोट की बारी आएगी तो पब्लिक डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि एक लस्ट है उसका। वोटिंग इज ए लस्ट, ओके, और लास्ट में वहीं जाएगा जहां जाता है। परिवर्तन जनता चाहती है मगर वोट से नहीं। ये है बिहार। शुक्रिया निशांत जी, आपने सारे सवालों को बहुत अच्छे से हमारे ऑडियंस के लिए आंसर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पे आए। और एक लास्ट क्वेश्चन बस इतना रहेगा कि आपको मेरे लिए कोई फीडबैक हो अगर आपके मन में, बीइंग अ पॉडकास्टर, अगर आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहें, कोई अच्छा सजेशन देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। नहीं, मैं सजेशन तो नहीं देता हूँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि हम सभी युवा हैं जी, और आपने जिस तरह से जो चीज़ नेशनल मीडिया और बड़ी एजेंसी को उठानी चाहिए थी, जो 28 साल के बच्चे को आप बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं, ये उपलब्धि है आने वाला जनरेशन्स को कि वो समझे कि हम जो सोशल मीडिया पे जो सही चीज़ें नहीं देखकर गलत चीज़ों को देख रहे हैं, वो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोग समझे कि सोशल मीडिया, डिजिटल इंडिया क्यों ज़रूरी है, हमें आखिर क्या देखना चाहिए। तो ये एक नॉलेज प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक कई जनरेशन की समावेश को बेहतरीन करने का प्रयास है, इसे आप आगे बढ़ा रहे हैं।
और मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चंस करना चाहूँगा जी। कि आप पॉडकास्ट हैं, आप जैसे ही खोले होंगे तो आपके माइंड में कॉमर्शियल माइंड सेटअप होगा कि चलो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये कॉमर्शियल होता ही है। जब आप पॉडकास्ट करते हैं, तमाम व्यवस्था है, इसकी जो इनपुट्स हैं वो बहुत एक्सपेंसेस होते हैं। आप किस लॉजिक को लेकर और किस माइंड सेटअप को लेकर इस पॉडकास्ट को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं? ताकि मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप नेचर के बीच बहुत हैं। आपने आर्सेनिक को लेकर एक बहुत ही मतलब ऐसे बात किया कि हमारे रोमे खड़े हो गए हैं। हम बहुत जी। मतलब उस पर हम क्या बोले नहीं बोले वो मैं समझ नहीं पा रहा था। सो व्हाट्स योर थिंकिंग अबाउट अवर ऑल द द फंक्शन फ्रैक्शन ऑफ योर माइंड? एक्चुअली पॉडकास्टिंग करने का सिंपल सा रीज़न यही है कि सोशल मीडिया, मतलब जब मुझे बहुत पहले किसी ने पूछा था कि तुम अच्छी खासी नौकरी कर रहे हो, वाई डू यू वांट टू गो टू कंटेंट क्रिएशन, ये क्यों करने का मन है तुम्हारा, क्या करना चाहते हो? तो मैंने उनको एक सिंपल सा आंसर दिया था कि जैसे एक नदी होती है, उसके अंदर लोग कचरा भी डालते हैं और फूल भी डालते हैं। तो क्या होता है कि सोशल मीडिया एक नदी है, तो कचरा डालने वाले बहुत सारे लोग हैं जो गंद फैला रहे हैं। अगर हम 2-4 फूल डाल सकें तो वही हमारी उपलब्धि होगी। कि अगर हम हमारे कंटेंट से कुछ युवा, कुछ लोग इंस्पायर हों और कुछ अच्छा काम करें और उनकी लाइफ में बदलाव आए, चेंज आए, तो वही बस हमारा मकसद है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बाकी कमर्शलाइजेशन वो तो है ही। अगर इकोनॉमी उसके सराउंड नहीं घूमेगी तो फिर जैसे आपने कहा कि कोई भी इंस्टीट्यूशन बिना इकोनॉमी के सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो वो तो खैर एक रहेगा ही। बट हमारा ब्रॉडर गोल या मेन गोल जो है वो यही है कि लाइफ में चेंज लाना है, ताकि भारत एक विश्व गुरु बने ना बने, बट अपने आप में सक्षम भारत ज़रूर बन जाए कि उसे किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी ना पड़े। वो है। थैंक यू, आपने सवाल पूछा उसके लिए। धन्यवाद जी, आपको। और थैंक यू सो मच। हमारी संस्था हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगी, आप जी, जिस भी तरीके से आएँ।